हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ VIPM एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, जैसा कि आप जानते हो, हाई कोर्ट ग्रेड फोर्थ के लिए हमारी एक मॉडल पेपर सीरीज चल रही है। उसी का नेक्स्ट पेपर मैं अभी सॉल्व करवा रही हूँ। ये टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन VIPM एकेडमी पे मिल जाएगी। अभी सारे कोर्सेज पे 50% ऑफ भी है, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं। चलिए, तो इस टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन करवाती हूँ। पहले मैं इंग्लिश का, फिर हिंदी का और फिर उसके बाद जीके का। पेपर नंबर 4 है, 3 पेपर ऑलरेडी करवा दिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मोकिंग इन योर यूथ स्टंट्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन। इस तरह की क्वेश्चंस अभी बहुत देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली ग्रेड फोर्थ में तो नहीं, लेकिन अभी हाल ही में ड्राइवर एग्जाम हुआ है, वीडियो का एग्जाम हो गया, CET के एग्जाम्स हो गए। ऐसे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस का। किसका है? अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का। और ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवा भी रखा है जब मैंने आपको अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाया था। हमेशा जब भी आपको जो है सेंटेंसेस को अरेंज करना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ढूंढो। सर, योर यूथ स्टंट्स। अब ये पता चल गया स्टंट्स है, ये तो वर्ब है, एस या यस लग रखा है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन। और क्या करता है? सर देखो, सबसे पहले तो क्या है जो चीज आपको स्टंट करती है? क्या करती है सर? स्मोकिंग। स्मोकिंग किसके अंदर? स्मोकिंग इन योर यूथ, यानी जवानी में अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर लेते हैं तो वो आपकी बॉडी को क्या करती है? स्टंट करती है, वीक बनाती है। और क्या करती है? क्लाउड कर देती है। किसको? ब्रेन को। कहने का मतलब ना शरीर में कुछ बचता है ना दिमाग में कुछ बचता है, बॉडी में स्टंटिंग होती है। आप लोगों ने अगर साइंस पढ़ी हो तो उसके अंदर बॉडी के अंदर जब कुपोषण का शिकार होता है तो स्टंटिंग वर्ड वहां पर आता है। तो ये अगर हम स्मोकिंग करते हैं यूथ में तो हमारी बॉडी को स्टंट करती है, प्लस उसी के साथ में हमारे ब्रेन को भी क्लाउड करती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो हमारा आंसर जो है यही ऑप्शन होगा, स्मोकिंग इन योर यूथ स्टंट्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर। नहीं, एरर नहीं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस होना चाहिए। किसी ने आंख बंद करके इसको जो है बस लिख दिया है, कोई बात नहीं, अभी सही कर देती हूँ। आइडेंटिफाई द सेंटेंस। सेंटेंस किस टाइप का है वो आइडेंटिफाई करना है। आपको बताना है कि ये सेंटेंस किस टाइप का है। सिंपल है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है। सर, शी डिडंट गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि वो बीमार थी। सिंपल है क्या? नहीं, दो नहीं है। कंपाउंड है क्या? नहीं, क्योंकि फैन बॉयज नहीं है। फैन बॉयज होता तो कंपाउंड होता। चलिए सर, फैन बॉयज नहीं है तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा। द आंसर वुड बी सी ऑप्शन, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है आपका, विल दे कंप्लीट इट इन अ मंथ। एक आपको जो है टेंस कम वॉइस से क्वेश्चन है, विल दे कंप्लीट इट इन अ मंथ। क्या वह इसको एक महीने में कंप्लीट करेंगे क्या? फिर आगे उसी का ही क्वेश्चन बना रहा है कि क्या ये एक महीने में पूरा हो जाएगा क्या। जैसे मान लीजिए मेरे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो पहले तो मैं बोल रहा हूँ अरे ये लोग कर देंगे क्या इसको एक महीने में, ये काम हो जाएगा क्या एक महीने में। तो एक बार एक्टिव में सेंटेंस दे रखा है, सेकेंड टाइम आपसे पैसिव की उम्मीद की जा रही है। आपको कैसे पता चलेगा पैसिव लगेगा? सबसे पहली बात तो ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बी के बाद वर्ब फर्स्ट वर्ब सेकंड कभी भी नहीं आते, बता रखा है, रिजेक्ट हो गया। कंप्लीट्स भी नहीं आएगा क्योंकि विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, SEIS नहीं आता। अब सिर्फ ये देखना है कि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव बनाऊं या फिर विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव बनाऊं। ये कैसे पता चलेगा? सर सब्जेक्ट को देखो, कैसे पता चलेगा? विल दे कंप्लीट इट। इट कोई काम है, क्या वह इसे एक महीने में पूरा कर देंगे? विल इट, अब इट सब्जेक्ट बना है, इट तो कोई काम था, खुद कर सकता है क्या? नहीं, उसको किया जाएगा। और अगर उसको किया जाएगा तो वो कैसा होगा? पैसिव। और पैसिव होगा तो BT3 साथ में लगेगा, इसीलिए आंसर सी ऑप्शन होगा कि क्या वो इसको एक महीने में पूरा कर देंगे या क्या यह काम एक महीने में पूरा हो चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है पॉलिटिक्स एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो देखने में SEIS लेती हैं, देखने में प्लूरल लगती है लेकिन सिंगुलर होती है। जैसे कोई बीमारी का नाम हो गया, जैसे आप लोग जो है
किसी भी गेम का नाम हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, इस तरह के गेम्स के नाम हैं, इसी तरह के चेस हो गया, ये सब सिंगुलर होते हैं। बीमारी के नाम है, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, ठीक है, डायबिटीज हो गया, देखने में भले प्लूरल लगते हैं। किसी कंट्री का नाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स, किसी मूवी का नाम हो गया टू स्टेट्स, तो देखने में भले एस लग रहा है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, इट्स अ सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पर जो है ये प्लूरल, ये प्लूरल, ये प्लूरल, सब रिजेक्ट, आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है ऑल आई नीडेड। सर ऑल का मतलब सारे भी होता है, ऑल का मतलब सब कुछ भी होता है। ऑल जो होता है काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज में आता है। सर क्या कह रहा है, ऑल आई नीडेड, मैंने पहले ही बताया आर्टिकल ए एन का मतलब होता है कोई एक, इनडेफिनेट वन। आर्टिकल द का मतलब होता है वही। ऑल आई नीडेड, जो कुछ मुझे चाहिए था वो क्या था, 2 और 1 आधा, यानी 2.5 मीटर का टुकड़ा चाहिए था। और 2.5 मीटर का टुकड़ा किस चीज का, रेड फ्लैनल का, लाल रंग की झालरी चाहिए, कैसी, 2.5 मीटर की लाल रंग की झल्लर चाहिए टू कंप्लीट द डिजाइन। सपोज आई एम प्रिपेयरिंग अ फ्रॉक, मैं एक फ्रॉक बना रही हूँ, फ्रॉक बनाने के लिए मुझे रेड कलर की फ्लैनल चाहिए, एक झालर आती है तो रेड कलर की वो झल्लर चाहिए भैया, कितना चाहिए, 2.5 मीटर का टुकड़ा। अब दुकान पे जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, भैया मुझे जो है 2 मीटर एक ये वाला कपड़े का टुकड़ा दे दो, या फिर ये बोलते हैं वही वाला, वो तुम्हारे पास पूरी थान है ना, उसमें से वो बीच में जो है ना गंदा सा हो रहा है वो वाला टुकड़ा चाहिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम कभी भी स्पेसिफिक नहीं बोलते, हम बोलते कि वो पूरी थान है उसमें से कोई एक टुकड़ा दे दे जिसके अंदर 2.5 मीटर कपड़ा निकल जाए। तो इसीलिए यहाँ पर जो कुछ मुझे चाहिए था वो एक 2.5 मीटर का कपड़ा था, अ 2.5 मीटर पीस, टुकड़ा, एक टुकड़ा किसका, 2.5 मीटर का, किस चीज का, रेड फ्लैनल का। तो ये वही वाला नहीं चाहिए सर, प्लूरल के साथ दीज दोज आता है, ये तो वैसे भी सिंगुलर है, और जब ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। आंसर डी ऑप्शन होगा कि एक 2.5 मीटर का कपड़ा दे दो हमको, 2.5 मीटर का टुकड़ा दे दो इस कपड़े का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही लुक्ड आफ्टर द चाइल्ड वेल, द चिल्ड्रन वेल। यहाँ पर आपको करेक्ट पैसिव बनाना है। पैसिव में तो कुछ है ही नहीं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और वर्ब का BT3। चलो पहले जो BT3 नहीं है वो बता दो। सर पास्ट की सिचुएशन है, विल नहीं आएगा। सर यहाँ पर तो BT3 कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ पर ठीक है मामला, ये इधर और ये लग गया BT3। यहाँ पर भी सिचुएशन पूरी डिस्टॉर्टेड है, T3 कहीं आया ही नहीं, और आया ओहो B इधर T3 इधर, तो ये सब नहीं होगा, आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने में और एक्टिव से पैसिव में जाने में दो डिफरेंस होते हैं। एक्टिव से पैसिव में नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस और मॉडल, ओनली BT3, सिर्फ क्या लगता है, BT3 लगता है और रिजेक्ट कर दो। इधर जाने पे टेंस चेंज होता है, टेंस क्या होता है, चेंज होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने पर टेंस चेंज होता है, और टेंस कैसे चेंज होता है, पास्ट में चला जाता है, जिसको हम पास्टीकरण बोलते हैं। इधर लिख रखा है टॉम सेड आई वोक अप, V2 है, वेक वोक वोकन। इधर डिड है, वही है पास्ट, पास्ट सिंपल चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, ये नहीं है, ये वाला है, ये नहीं है, ये नहीं है। हैड प्लस वर्ब थर्ड, हैड प्लस वर्ब थर्ड, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, एक ही ऑप्शन था, रिजेक्शन लगाए, सिलेक्शन पाए। अगला क्वेश्चन है, सर यू फिल इन द ब्लैंक, पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस। जब मॉडल्स पढ़ाए थे तो ये चीज लिखवाई थी कि हम लोगों को कभी डिससेटिस्फेक्शन दिखाना हो, मान लो मैं आपको ये बोल रही हूँ अरे जरा पढ़ लिया करो, तो मैं इसका मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद यू, मैं बार बार बोल रही हूँ ऐसे, अरे जरा पढ़ वढ़ लिया करो, तो ऐसे ये जो है एक रिप्रोच के सेंस में, मतलब डांटते हुए बोलते हैं ना, अरे पढ़ लिया कर थोड़ा बहुत। तो ये वाला जो मूड होता है, मूड तो मॉडल्स बताते हैं, ये वाला मूड बेसिकली जो है माइट मॉडल बताता है। मे परमिशन के लिए, ऑप्टेटिव के लिए, इसके अलावा पॉसिबिलिटी के लिए, कैन एबिलिटी के लिए, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज के लिए, ठीक है। वुड जो होता है पास्ट हैबिट के लिए भी आता है, मूड बताने के लिए, चॉइस बताने के लिए, लेकिन डिससेटिस्फेक्शन और रिप्रोच, भर्त्सना के लिए, डांटने के लिए माइट आता है कि जरा पढ़ लिया कर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम यानी सिमिलर इन मीनिंग। कंसाइज, कंसाइज मतलब छोटा, संक्षिप्त। सिनोनिम चाहिए रिड्यूस, ये तो कम करना वर्ब होती है, ब्रीफ नाउन के फॉर्म में चाहिए। नेक्स्ट है लॉन्ग, लंबा, सर्टेन, निश्चित, नहीं। अगला है लास्ट क्वेश्चन, someone who believes that there should be extreme change often political। एक आदमी चाहता है कि तुरंत रूप से बदलाव हो जाए, सब कुछ बदल जाए, कौन होता है, कन्वर्ट, कन्वर्ट तो जो अपना धर्म बदल चुका है। फैनेटिक नहीं, ये तो कट्टर होता है, भयंकर लेवल वाला कट्टर जो चाहता है कि फैन की तरह उसकी आइडियोलॉजी स्प्रेड हो। सर रिएक्शनरी रिएक्शन देता है, और रेडिकल चाहता है
कि बहुत स्पीडली जो है सारी चीज़ें चेंज हो जाए। ठीक है क्या? थैंक यू सो मच। और इसी तरह आगे पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। सीरीज़ कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें, और आगे की क्लासेस ज़रूर लें, हिंदी वाली, जीके वाली, और इसके बाद जो पेपर्स आएंगे वो वाली। थैंक यू। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना प्रेम शर्मा वीआईपीएम के इस डिजिटल मंच पर एक बार स्वागत, सत्कार, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड पेपर फोर्थ के लिए आप सभी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और इस पेपर को भी हमने उसी पैटर्न पर बनाया है जिस पैटर्न पर आपकी परीक्षा आयोजित की जाती है। तो उसी प्रश्न को, उन्हीं प्रश्नों को ऐसे ही जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं या हूबहू परीक्षा से मिलते जुलते प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों पर हम यहाँ आज चर्चा करने वाले हैं। आप उन्हें देखिए कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और कौन कौन से बिंदु से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन से बिंदुओं से पूछे जाएंगे जिन पर आपको फोकस करना है। आइए हम देखते हैं आज के इस पहले प्रश्न को और चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। कि कहता है पहला प्रश्न, क्या कह रहा है? गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है भाई? सहायता किसकी करनी चाहिए? गरीबों की। और गरीब इसमें क्या है? गरीब विशेषण है, या फिर गरीब कोई विशेष्य है, या फिर गरीब कोई जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? आप गरीब को किसके अंतर्गत लाओगे? कि गरीब हमारा इसके अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत लाते हो गरीब को? हाँ, गरीब की सहायता करो। गरीब, प्रिय विद्यार्थियों, गरीब कोई विशेषण नहीं है। गरीब कोई, हाँ, गरीब कोई विशेषण नहीं है। गरीब कोई विशेष्य है क्या? गरीब कोई जातिवाचक है या भाववाचक है? किसका आंसर होगा? गरीब विशेषण, गरीब आदमी। गरीब आदमी विशेषण होता है क्या? गरीबों की सहायता करो, विशेष्य, यह विशेष्य है क्या? नहीं। जाति, जाति तो है, भाव नहीं है। लेकिन उत्तर के रूप में आप क्या करेंगे? इसे बिल्कुल सटीक आंसर दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका। गरीबों की सहायता करो में आपका उत्तर विकल्प क्या ठहरेगा? सी इज आ राइट आंसर। क्यों? क्योंकि गरीब यहां पूरी जाति का द्योतक है। गरीबों की एक जाति है और उस पूरी जाति के लिए आप गरीब, अमीर, इनके लिए पूरी जाति का द्योतक है। तो गरीब आप इसमें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत करेंगे। तो उत्तर क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा। आइए साहब, निम्न में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है, यानी कौन सी संज्ञा ऐसी है जो समूह का बोध नहीं कराती है? प्रिय विद्यार्थियों, समूह का बोध देखिए, गुच्छा अंगूरों का, गुच्छा चाबियों का, गुच्छा दल, दल, टोली, परिवार, लश्कर, दल, टोली, मंडल, परिवार, सभा, छत्ता, ये सभी किसके हैं? समूहवाची हैं। ये भी क्या हैं? समूहवाची हैं। समूहवाची शब्द है, नहीं है तो क्या नहीं? छत्ता भी है, दल भी है, गुच्छा भी है। तो गुच्छा के लिए आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही उत्तर का चयन करेंगे। गुच्छा भी क्या है? आपका समूहवाची है जी। आप इसमें क्या कर देंगे? हाँ, दल, टोली, मंडल, परिसर, लश्कर, ये छत्ता सब समूहवाची हैं। लेकिन नहीं है तो क्या? बेल नहीं है। बेल क्या है भाई? बेल क्या है? बेल आप समूहवाचक नहीं, बेल की तो जाति है भाई। खरबूजे की बेल, सेम की बेल, तुरई की बेल, घिया की बेल, तरबूजे की बेल, आप बेल लगा देंगे। बेल से मतलब प्रत्येक बेल,
वो किसी की भी हो सकती है बेल। तो बेल को आप इसमें समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं रखेंगे। बाकी दल, टोली, मंडल, परिषद, सभा, लश्कर, छत्ता, अंगूरों का गुच्छा, चाबियों को गुच्छा, गुच्छा भी क्या समूह का बोध कराता है। तो इन सभी शब्दों में क्या समूहवाची संज्ञा है, लेकिन बेल में नहीं है। बेल इज अ राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सी संज्ञा ऐसी है जो व्यक्तिवाचक नहीं है, यानी कि नहीं को देखना है? कौआ, होली, हिमालय और पूर्व। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया प्रिय विद्यार्थियों। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध कराता हो। जिन शब्दों से कोई विशेष व्यक्ति का बोध होता हो, विशेष व्यक्ति यानी राम, मोहन, राधा, राधा, मीरा, सरिता, सविता, भगत सिंह, ये व्यक्ति विशेष तो हैं। गांधी, गांधी जी, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, ये विशेष हैं। तो विशेष व्यक्ति की बात करें, वस्तु की बात करें, वस्तु आपका जैसे कुतुब मीनार, जैसे ताजमहल, हवा महल, सिटी पैलेस, उम्मेद भवन, ये व्यक्ति विशेष की बात है। व्यक्ति विशेष। स्थान विशेष की बात करें, आगरा, जयपुर, दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, रांची, गुवाहाटी, चंडीगढ़ को जाने वाली कालका एक्सप्रेस। हाँ, तो ये व्यक्ति विशेष के रूप में आएंगे आपका। होली है, व्यक्ति है। होली त्योहारों के नाम, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ये एक विशेष के रूप में आते हैं, एक है। और हिमालय पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, रॉकीज पहाड़ियाँ, आपकी अरावली की पहाड़ियाँ, ये सब क्या हैं? पर्वतमालाएं हैं। तो पर्वतमाला, पर्वत, हिमालय, हमारा हिम उत्तर में हिमालय है, विशेष है। पूर्व यानी दिशाओं के नाम भी पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भी विशेष में आते हैं। लेकिन कौआ, कौआ प्रिय विद्यार्थियों पूरी जाति का द्योतक है, इसलिए इसको हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। जातिवाचक संज्ञा कौआ। बाकी सब तीनों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पूर्व, हिमालय, होली, ये व्यक्ति का द्योतक है, व्यक्ति का बोध कराते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। उस विकल्प का चयन करना है जो कि क्या है? अन्य पुरुष, मैं उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष। किसी और की बात करेंगे, किससे? हम और आप किसी और की बात करें तो अन्य पुरुष। पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक में पहला उत्तम पुरुष, जिसकी मैं बोलने वाला या लिखने वाला स्वयं के लिए कोई बात करता है तो वो उत्तम पुरुष होता है। और किसी अन्य की बात करें तो अन्य पुरुष में आएगा। तो उन्हें, तुम्हें, तुम, तुम्हारा, ये क्या आता है इसमें? शब्द को थोड़ा सा बदलें, तुम्हारा, ऐसे कर सकते हैं आप इसको, तुम्हारा। तो तुम्हारा भी नहीं होगा, इसमें क्या होगा? शुद्ध उन्हें, तुम, तुम्हें, तो तुम, यानी कि ये दोनों तो क्या है? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। लेकिन तुम्हारा भी क्या है? मध्यम पुरुष है। और ये उन्हें अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष। और मैं, हम, ये क्या है? उत्तम पुरुष। तो आप इसमें उत्तर क्या करेंगे? सही विकल्प का चयन जो किया है आपने, ए के साथ किया है। ए इज द राइट आंसर। ए बहुत अच्छे से आपने चुना है। फिर आप बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है। निजवाचक की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, निज यानी सर्वनाम के 5 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं सर्वनाम। विशेषण के 5, सर्वनाम के 6। सर्वनाम पहला पुरुषवाचक जो कि 3 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक 3 प्रकार का, उत्तम, मध्यम और अन्य। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है संबंधवाचक। पांचवा होता है प्रश्नवाचक। और छठा और अंतिम सर्वनाम होता है निजवाचक। निज यानी स्वयं के लिए आता है। तो निज में आप, निज आएगा, आप, हम, खुद। ये आप भी निज में आता है, निज भी निज में आता है, खुद भी निज में आता है। लेकिन हम नहीं आता। हम आता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम।
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आएगा आपका? जी हां, हम आएगा। यानी हम सब कल दिल्ली जाएंगे। हम उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष। लेकिन आपका भी प्रयोग होता है। आप, अपने आप चला जाऊंगा, तो आपके लिए भी आता है। तो हम के लिए आप इसमें हम को चुनेंगे, क्योंकि ये हम ज्यादा सही है और सटीक है। दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। इसमें कौन सा पुरुष है? वही पुरुषवाचक सर्वनाम से पूछा है। तुम कल कहां थे? उत्तम, मध्यम, प्रथम या अन्य? तुम कल कहां थे? मैं आपसे पूछूं, अरे तुम कहां थे कल? कहां थे भाई तुम कल कहां थे? एक प्रश्न पूछा है। किससे पूछा है भाई? कौन पूछ रहा है? उत्तम पुरुष पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? मध्यम पुरुष से पूछ रहा है। और यहां पूछा क्या है कि पुरुष ज्ञात करिए। इसमें तुम कल कहां थे, यहां तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन तुम की बात कर रहा है, तो तुम में उत्तम है क्या? उत्तम नहीं। उत्तम तो मैं पूछने वाला हूं। मध्यम, मध्यम या प्रथम या अन्य? अन्य नहीं, मध्यम है बिल्कुल। तुम कल कहां थे? आप इधर आकर बैठिए। तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम होशो हवास की दवा खा लीजिए। तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। तुम्हारे जैसे बहुत कम विद्यार्थी हैं जो इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो तुम क्या हो? मध्यम पुरुष। कहने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और किसी अन्य की बात करें तो अन्य पुरुष। तो आप इसमें पहचान लेंगे क्या? मध्यम पुरुष के रूप में आप इसमें तुम कल कहां थे। तो निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? आपकी बार क्या करना है? नहीं हुआ है। नहीं को अंडरलाइन करो। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों में विशेषकर ये रहता है, जब हम प्रश्न को हल करते हैं तो जल्दबाजी में रहते हैं, तो अंत में, प्रश्न के अंत में लगे हुए ना नहीं मत को नहीं पढ़ पाते। इस कारण से जल्दबाजी की वजह से हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो पूरा प्रश्न पढ़ें, अंतिम समय तक पढ़ें, फिर आप उसका आंसर दें। तो वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है और वह परिश्रमी है। तो परिश्रमी है इसमें, प्रबुद्ध भी है, और वह लड़के की विशेषता किससे? विद्यार्थी से। लेकिन विद्यार्थी क्या विद्यार्थी है? वह विद्यार्थी है। तो इसमें विद्यार्थी में नहीं होगा क्या? विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी शेष में, तीनों में हुआ है। वह विद्यार्थी है। अगला प्रश्न देखिए फटाफट से। इनमें से अधिक बलवान, इनमें से कौन अधिक बलवान है? वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण कौन अधिक बलवान, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक कौन अधिक, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इनमें से कौन अधिक बलवान है? आप प्रिय विद्यार्थियों उत्तर दीजिए। अधिक, कौन अधिक बलवान है? उत्तर के रूप में क्या आया है? फटाफट से उत्तर दीजिए, क्योंकि अधिक बलवान, बलवान कैसा? जी, बलवान को अंडरलाइन किया। बलवान कैसा? अधिक है। अधिक में देखो, सार्वनामिक में तो सर्वनाम शब्द आते हैं, सर्वनाम शब्द आते हैं, आते हैं कि नहीं विशेषण में? जैसे, जैसा, वह, यह, इस बच्चे को, इस लड़के को, इस पुस्तक को पढ़ो, यह पेन लाओ, वह कौन गा रहा है, इस गेंद को फेंक दो, इस बल्ले से खेलो। सार्वनामिक। तो सर्वनाम शब्द का ही प्रयोग होता है विशेषण में, वो सार्वनामिक हो जाता है। परिमाणवाचक में प्रिय विद्यार्थियों नाप, तौल, मात्रा, नाप, तौल, मात्रा संबंधी विशेषताओं का बोध होता है। और संख्यावाचक में संख्या का बोध होता है। ये दोनों दो दो प्रकार के होते हैं। चाहे परिणामवाचक की बात करें तो एक और दो भेद, चाहे संख्या की बात करें तो एक और दो भेद। इसमें भी दो भेद होते हैं, एक और दो भेद, और इसमें भी दो भेद होते हैं। तो आप इसमें
गुणवाचक की बात कर सकते हैं, बिल्कुल गुणवाचक है, कोई संख्या नहीं है, कोई नाप तोल मात्रा नहीं है। बलवान है तो बलवान ताकतवर होता है, और अधिक है तो अधिक उसकी विशेषता है। और अधिक के लिए आप क्या कर सकते हैं, गुणवाचक विशेषण को भी कर सकते हैं, क्योंकि गुण की द्योतक है अधिक, और अधिक के रूप में उत्तर आपका सही आ गया है भाई। क्या आप अधिक के रूप में क्या करेंगे, गुणवाचक विशेषण के रूप में इसको सही करेंगे। क्लियर है क्या साहब? बिल्कुल क्लियर है। आइए, राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? राम कहां जा रहा है भैया? बाजार जा रहा है। अब इसका संदिग्ध भूतकाल क्या करना है? संदिग्ध भूतकाल माने उत्तर किस में देना है, इस वाक्य का परिवर्तन किस में करना है? संदिग्ध भूतकाल में। भूतकाल में कोई बात, जब कोई बात भूतकाल में हो लेकिन उसके होने का निश्चय ना हो, बात तो कहां हुई है? बीते हुए समय में, लेकिन उसके होने का निश्चित ना हो, क्या वो कब हुई है, कैसे हुई है, उसका समय का कोई पता ना चले, तो आप उसे हम भूतकाल में कहते हैं। राम बाजार जा रहा है, ये वर्तमान काल है और अपूर्ण वर्तमान है। तो आप इसमें प्रिय विद्यार्थियों क्या करेंगे, अपूर्ण वर्तमान के इस वाक्य को भूतकाल के संदिग्ध रूप में निर्धारित करेंगे। तो कैसे करेंगे? राम बाजार जाएगा, राम बाजार जाएगा, तो ये तो भविष्यत काल है, भविष्यत काल। राम बाजार गया था, ये पूर्ण भविष्यत है, पूर्ण भूत है, था थी थे का प्रयोग किया गया। और शायद राम बाजार जाए, ये शायद संभावना के लिए आता है, संभाव्य है। प्रिय विद्यार्थियों कौन सा है? संभाव्य। लेकिन राम बाजार गया होगा, संदेह व्यक्त किया है। उसके कहीं बीते हुए समय में जाने पर संदेह व्यक्त किया गया है। अगर संदेह व्यक्त किया गया है तो वाक्य कौन से काल का होगा? संदिग्ध भूतकाल का। और उत्तर विकल्प आपका क्या आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जी हां, उत्तर विकल्प आएगा आपका राम बाजार गया होगा, राम बाजार गया होगा के लिए सही आएगा। बिल्कुल उत्तर सही है आपका, राम बाजार गया होगा। यानी इस उत्तर के साथ आप संदिग्ध भूतकाल का वाक्य कर सकते हैं। क्लियर है क्या साहब? बिल्कुल क्लियर है। सॉरी, अगला देखेंगे आप जी, राम बाजार गया होगा। वह आया है, इनमें से किस काल का उदाहरण है? वह आया है पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल या संदिग्ध वर्तमान काल? भाई संदिग्ध तो तब होता है जब कोई संदेह व्यक्त किया जाए। वह आया है यानी जब होगा संदेह, जब संदेह व्यक्त किया जाए। अब इसमें कोई संदेह थोड़ी है, ये तो पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण होगा। किसका? तात्कालिक वर्तमान काल नहीं, पूर्ण वर्तमान काल। वह आया है, इसको अगर भूतकाल में भी लेते हैं तो भूतकाल में आया है, इसको आसन्न भूतकाल में ले लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले आया है, तो इसको हम पूर्ण भूतकाल में, वर्तमान काल में ले लेते हैं। क्योंकि पूर्ण वर्तमान आया है, ता है, ती है, ते है, सामान्य भूतकाल वर्तमान काल आता है, लेकिन पूर्ण वर्तमान काल इसमें आया है, और इसके साथ उत्तर भी इसका यही आएगा। शायद कल यहां निर्माण का शिलान्यास होगा, शायद कल यहां निर्माण का क्या होगा? शिलान्यास होगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? शायद यहां, कल यहां निर्माण का शिलान्यास होगा, क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य भविष्य, सामान्य भूत या संभाव्य भविष्य? यहां निर्माण का शिलान्यास होगा शायद। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ण अपूर्ण की बात तो तब होती है जब कोई कार्य चल रहा हो। सामान्य भविष्य की बात तब होती है जब कोई कार्य बीत आगे आने वाले समय में हो, सामान्यतः। और सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के साथ वहां आप होगा, होगी, होगे का प्रयोग किया जाएगा।
यानी ऊंगा ऊंगी ऊंगे का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन सामान्य भूत में क्या होगा, आप क्रिया के मूल रूप के साथ आ ई ए का प्रयोग करेंगे। आ ई ए, या ये इनमें से दोनों का प्रयोग करते हैं। किसमें? सामान्य भूत में। आया है, आया, राम ने रावण को मारा, सीता ने खाना खाया, मोहन ने कपड़े बदले। आ ई ए या ई ये। संभाव्य भविष्यत काल में आप शायद कल यहां निर्माण का शिलान्यास होगा। अगर शिलान्यास किससे होगा, वो आप इसमें संभाव्य भविष्यत काल की का वाक्य करेंगे। इसमें से तीनों में से सबसे अच्छा संभाव्य यानी शायद का प्रयोग जहां होता है, शायद, हो सकता है, कदाचित, संभव है, लगता है, इत्यादि शब्दों का प्रयोग जब होता है प्रिय विद्यार्थियों, 1, 2, 3 या 4, ये सभी संभाव्य भविष्यत काल के उदाहरण होते हैं और इनमें आप संभाव्य भविष्यत काल करेंगे। क्लियर है क्या साहब? बिल्कुल क्लियर है। आपका डी उत्तर विकल्प सही है। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? सन्मार्ग, प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर विकल्प के रूप में आप क्या देखेंगे? सन्मार्ग में अगर कोई, हाँ जी, सन्मार्ग सत धनमार्ग, सत धन मार्ग के रूप में आप इसका क्या कर देंगे? व्यंजन संधि। तय बदलेगा किसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तय बदलेगा आपका, हाँ, किसमें जी? तय बदलेगा ने में, और शब्द बन जाएगा सन्मार्ग। सतमार्ग, सत यानी अच्छा, जिस सत मार्ग पर, उस सत्य के मार्ग पर आप चलते हैं। आप सभी विद्यार्थी सन्मार्ग के रास्ते पर चलते हैं, आप अध्ययन करते हैं और अपने आप को इस तरह से गढ़ते हैं कि आप एक अच्छे और नेक कार्य को हमेशा करते रहते हैं। आपका नेक कार्य है अध्ययन करना, तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे मार्ग पर प्रशस्त हैं, उसे कहते हैं सन्मार्ग। तो इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण होगा ये, ना कि स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर विकल्प क्या होगा? सी। अगला देखिए, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या है? ऋग्वेद, प्रिय विद्यार्थियों, ऋक धन वेद, ऋक धन वेद, इस कै के स्थान पर अगर हम देखें, यानी कि पदांत के चे, टे, ते, पे में से किसी वर्ण के परे अगर कोई भिन्न स्वर है तो कै के स्थान पर क्रम से गे, जय, डे, दे, बै का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं, यदि पदांत कै के परे सघोष वर्ण हो, सघोष वर्ण होने पर प्रिय विद्यार्थियों, सघोष वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। इस पांचवें को छोड़कर इसको छोड़ देना है, पांचवें को, ठीक है? हाँ, इसको छोड़ना है, यानी कि चौथा और तीसरा, ये, रे, ले, वे और है, और सभी स्वर ये सघोष के अंतर्गत आते हैं। यानी कि पदांत के चट तय पे में से किसी वर्ण के परे कोई सघोष वर्ण हो, यरल वह हो और कोई स्वर हो पंचमाक्षर को छोड़कर, तो कैचट पे गैजट में बदल जाएंगे।
इस क्रम से इस क्रम में आ जाएंगे, यानी कि पहला वर्ण तीसरे में बदल जाएगा, यानी पहला तीसरे में बदल जाएगा। अब ऋक का क्या है, पहला है, और वह क्या है, ये रे ले वह है, और वह है सघोष, और सघोष है तो क्या बदलेगा, बिल्कुल मेरे विद्यार्थियों घे में, और आगे क्या है वेद, और शब्द क्या बनेगा, ऋग्वेद। आपके 4 वेद होते हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद जिसमें ऋचाएं होती हैं, ऋचाएं मतलब श्लोक, ऐसा वेद जिसमें ऋचाएं हों, श्लोक हों, उसे हम ऋग्वेद कहते हैं। तो आप इसमें ऋक धन वेद के रूप में करेंगे, और ऋक धन वेद है आपका जी, बिल्कुल सटीक उत्तर के रूप में आप इसको हलंत करेंगे, ऋग्वेद, और उत्तर के रूप में आप इसका जी हाँ ऋक धन वेद के रूप में बी उत्तर इज आ राइट आंसर, बिल्कुल सटीक उत्तर होगा इसमें बी, यानी कि आप ऋग्वेद के साथ जाएंगे, जो कि हमारा एक चौथा वेद, जो 4 वेद हैं हमारे वैदिक संस्कृति में 4 वेद चलते थे, उनमें से एक विशेष वेद है ऋग्वेद। दिग्गज का वही नियम जो अभी भी आया था, यदि पदांत के चटते पे में से किसी वर्ण के परे कोई सघोष वर्ण हो तो कैचटते पे यानी पहला तीसरे में बदल जाएगा, कैचटते पे बदलेंगे गजडे में। तो दिक धन गज, ये गे क्या है, गे सघोष है। सघोष मतलब 3 4 5, इसमें से 5 में को छोड़ना है, तो ये तीसरा है गे, के खे गे तीसरा है, तो गे किस में बदलेगा, के किस में बदलेगा, दिग्गज, दिक धन गज के रूप में आप इसमें बी विकल्प को सही करेंगे। दिक धन गज आपका दिग्गज व्यंजन संधि। राज दरबार में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है, जिसमें शब्द की पुनरावृत्ति होती है, वो आप क्या करते हैं, उसमें अव्ययी भाव करते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास में बेटा राजा का दरबार, ये काकी के संबंध तत्पुरुष में आएगा। का की के रा री रे, ये सभी किस में आते हैं, संबंध में, और संबंध का कारक अव्ययी भाव द्वंद्व द्विगु नहीं होगा। उत्तर क्या होगा, तत्पुरुष, क्योंकि तत्पुरुष में वे समस्त पद जिनका कारकीय प्रसर्गों के अनुसार लोप हो जाता है, वो कारकीय प्रसर्ग किस में आते हैं, तत्पुरुष समास में। यानी कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के सभी कारकों का, समस्त कारकीय प्रसर्गों का जहां लोप हो जाएगा, वो तत्पुरुष समास होता है। द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची होगा, द्वितीय पद प्रधान होगा। तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होता है, लेकिन दोनों पदों के बीच में कारकीय लोप होता है, प्रसर्गों का लोप होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसमें आप तत्पुरुष करेंगे। यथास्थान शब्द में स्थान के अनुसार, स्थान के अनुसार प्रिय विद्यार्थियों, यथा शक्ति, यथा मति, यथेष्टो, इनमें सब में यथा यथा आता है। तो यथा आते ही समझ जाना कि ये तो अव्ययी भाव समास है, यानी प्रथम पद अव्यय है। और अव्यय क्या होता है, अपरिवर्तनीय होता है। जो अपरिवर्तनीय होता है वो अव्यय होता है। तो इसमें यथा अव्ययी भाव के रूप में आया है, द्विगु में नहीं, संख्या आएगी, बहुव्रीहि में तीसरा अर्थ प्रदान होता है, और कर्मधारय में उपमेय, उपमान, विशेषण, विशिष्य का भाव होता है। तो आप इसमें यथा स्थान में क्या करेंगे, अव्ययी भाव समास के रूप में इसके तीसरे विकल्प को चुनेंगे।
नील गाय में कौन सा समास होगा? प्रिय विद्यार्थियों, ये शब्द बहुत परेशान करता है, मुझे ही नहीं, ये सबको करता है। नील गाय नाम का कोई शब्द नहीं होता। नील गाय नाम का कोई शब्द नहीं होता। गाय यदि नीली है, गाय यदि नीली है तो उसे प्रताड़ित किया गया है, मारा गया है। और हिंदी या सनातन संस्कृति में गाय को पूजनीय माना गया है। गाय को माता का दर्जा दिया गया है, पूजनीय माना गया है। और गाय कभी भी नीली नहीं हो सकती। गाय यदि नीली है तो गाय को मारा गया है। नील गाय नाम का कोई शब्द नहीं होता है। नील गाय हम उस रोजड़ा को कहते हैं जो रबी की फसल को नष्ट कर देता है, जिसको आप रोज या रोजड़ा कहते हैं। आपके गांव में जब रबी की फसल होती है, जैसे गेहूं है, सरसों है, चना है, मसूर है, मटर है, इत्यादि फसलों को जो नष्ट कर देता है, वो झुंड में होता है, उसे नील गाय नाम से पुकारते हैं, लेकिन वो भी गाय नहीं। नील यानी नीली, गाय यानी हमारी गौ माता, उसके लिए नील गाय प्रयोग किया गया है। लेकिन अब इस शब्द के अनुसार अगर देखें तो हम कह सकते हैं नील गाय कर्मधारय के लिए, क्योंकि कहीं किसी की विशेषता या विशेषण के रूप में कोई शब्द प्रयुक्त होता है, विशेष या विशेषण, उपमान उपमेय के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उसे हम कर्मधारय में रखते हैं। इसका उत्तर आप नीली है जो गाय, नीली है जो गाय के रूप में रखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, और कर्मधारय के रूप में इसका उत्तर आता है नीली है जो गाय, यानी कि ऐसी गाय जो नीली है, उसके रूप में इसका उत्तर आप सही करते हैं कर्मधारय। शब्द क्या होगा? कर्मधारय के रूप में। उत्तर विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। और अगला देखेंगे आप, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। भैया एक तो नकद, एक नगद, एक नागद और एक नाकद। शुद्ध होगा नकद। आपको नकद पुरस्कार मिलेगा, आपको नकद रुपए मिलेंगे। आप वहां जाइए, उस कार्य को करिए, आपको नकद मिलेगा, ना कि नगद। हम कहने में नगद की बात करते, भैया नगद दे दो, बिल्कुल नगद देंगे, ऑनलाइन भी नहीं देंगे। पैसा कैसे देंगे? नगद। आप कैश में जब पैसा देते हैं तो बिल्कुल नगद देते हैं, तुरंत देते हैं, उसको कहते हैं नगद। नकद, ना कि नगद। ध्यान रखना, कई विद्यार्थी इसको नगद को हम बोलने में यार ये करते हैं प्रयोग नकद, जबकि नकद नहीं है, क्या है? नगद। नगद का प्रयोग करते हैं, नगद का। इन तीनों शब्दों को अशुद्ध मानेंगे, शुद्ध होगा नकद, और नकद के रूप में से सही कर देंगे, बिल्कुल सही है। आइए साहब, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है? शब्द इनमें से क्या है शुद्ध? कौन सा शब्द इनमें से क्या है शुद्ध है? दुरभिसंधि शुद्ध की बात कर रहा है। दुरभिसंधि, दुराभिसंधि, दुराभिसंधि और दुर्भिसंधि। प्रिय विद्यार्थियों, शब्द को ध्यान रखना। दुर, धन, अभि, संधि, या इसे आप तुहु, धन, अभिसंधि भी कह सकते हैं। इस प्रकार से ये तो होगा उपसर्ग रूप, और ये होगा प्रिय विद्यार्थियों संधि रूप। विसर्ग संधि रूप, और उत्तर हो जाएगा दुराभिसंधि, दुर्भिसंधि और दुर्भिसंधि अशुद्ध। शुद्ध होगा दुरभिसंधि, ऐसी संधि जो बुरी मंशा से, दुर यानी बुरा, बुरी मंशा से की गई हो, उस संधि को दुरभिसंधि कहते हैं। बुरे की मंशा को ध्यान में रखते हुए ऐसी संधि की गई हो। मालवा की संधि हुई थी, राणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी, दुरभिसंधि थी। गुजरात
मालवा में वो संधि हुई थी, राणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। तो ऐसी संधियां जिनमें जिनका उद्देश्य बुरा हो, उन संधियों को दुरभि संधि कहते हैं। तो आप इसमें ए विकल्प को सही चुनेंगे, यानी दोनों रूप आपके सामने हैं। जो संधि रूप है वो आप विसर्ग संधि के रूप में करेंगे, और जो उपसर्ग रूप है उसको आप उपसर्ग के रूप में करेंगे। अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पुरस्कार, 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 पुरस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। पुरह धनकार शब्द बनता है पुरस्कार। पुरस्कार और ये पुरस्कार, पुरस्कार देखो ये नहीं होगा, पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार जी नहीं। शुद्ध क्या होगा? पुरह धनकार के रूप में। प्रिय विद्यार्थियों, इस विसर्ग के स्थान पर आप से ला देते हैं और से आता है दंती। ध्यान रखना, ये पुरस्कार, आप इसमें गलती क्या है कि इसमें तालव्य है, इसमें गलती क्या है, इसमें पुरस्कार है, और इसमें क्या है पुरस्कार और पुरस्कार, इसमें रू का गलती है, रू नहीं आता, पुरस्कार नहीं होता। हम बोलने में अक्सर करके ये बोलते हैं कि आपको क्या मिलेगा, पुरस्कार, पुरुष नहीं है उसमें। पुरह धनकार के रूप में शब्द बनता है पुरस्कार। क्लियर है क्या साहब? और पुरह धनकार शब्द बनेगा पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ जी, बिजली का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो बिजली का पर्यायवाची नहीं हो? बिजली कहते हैं प्रिय विद्यार्थी चपला, दामिनी, विद्युत, चंचला। ये शब्द विद्युत, ये बिजली के पर्यायवाची हैं। लेकिन आभा जो शब्द है ना, आभा तो ज्योति का है। ज्योति जो कि प्रकाश का द्योतक है, ज्योत्सना का द्योतक है, चांदनी का द्योतक है। चांदनी, आभा, ज्योति, ये ज्योति के लिए आया है। विद्युत और चंचला है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आभा एक शब्द ऐसा है जो ज्योति के लिए आता है। और ये दामिनी, विद्युत, चपला, बिजली, ये शब्द सब किसके हैं? विद्युत के, यानी बिजली के। इनमें से उत्तर आपका बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए फटाफट से, यस क्या है, क्या कहता है प्रश्न? लहू का समानार्थी शब्द है उपल। उपल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उपल होता है पत्थर, उत्पल होता है कमल, उपल होता है पत्थर, और उत्पल होता है कमल। उत्पल यानी कमल और उपल यानी पत्थर। सेना, अटवी को कहते हैं, अटवी, सॉरी अटी, कनी कनी, चमू, इनको कहते हैं। सेतु यानी पुल, पुल होता है सेतु। और शोणित, इसका सही उत्तर क्या है? शोणित। वह शोणित की भाषा बोल गया। शोणित यानी रक्त की, लहू की, शोणित की भाषा। शोणित जाग उठा, उसकी रगों में शोणित बह रहा है। शोणित यानी खून। जब आप वीर रस की कविता सुनते हो तो शोणित शब्द बहुत आता है। शोणित रक्त से आता है, रक्त यानी खून, खून खौल उठता है जब हम ऐसी बातें सुनते हैं। तो रक्त शोणित उबाल लेता है, उसे हम शोणित की भाषा बोलते हैं। तो शोणित आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर क्या हैं? पर्यायवाची। वन, कानन, बानर, अरे जी नहीं, कटक, दल, बल, अभ्यागत, भाग, वित्त, धन, द्रव्य, मुद्रा। अरे वही वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न है, शानदार। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, यानी कि एक दूसरे के समानार्थक शब्द हैं? किस विकल्प के सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं? अब इन शब्दों में से आप बताओगे कौन कौन से हैं। यस, कौन कौन से हैं? उत्तर दीजिए फटाफट से। यस,
डी ऊपर। धन द्रव्य मुद्रा परस्पर आपस में क्या है, पर्यायवाची। आप धन के लिए आएगा, आप द्रव्य के लिए, मुद्रा के लिए, आप इन शब्दों के साथ जाएंगे। अभ्यागत, भाग अलग है, अभ्यागत अतिथि को कहते हैं, वित्त धन को कहते हैं, और भाग अलग होता है। कटक सेना को कहते हैं, दल टोली को कहते हैं, बल ताकत को कहते हैं, वन विपिन को कहते हैं, कानन को कहते हैं विपिन, जंगल जंगल होता है, बानन नहीं है, बानन भी बिल्कुल सही है, गलत है आपका। द्रव्य धन या मुद्रा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इसमें कि पर्यायवाची किसका सही है, बिल्कुल आप धन द्रव्य मुद्रा को करेंगे। इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है, यानी विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? आप इनमें से कौन से शब्द को विपरीतार्थक देखते हैं, यानी कि अपोजिट यानी विलोम देखते हैं? विलोम में आप अतिवृष्टि, प्रिय विद्यार्थियों अतिवृष्टि जो शब्द है, अतिवृष्टि आवश्यकता से अधिक आवश्यकता से अधिक बरसात और अति के साथ अन लग जाएगा, अनावृष्टि, बहुत कम बरसात, और एक होता है अल्पवृष्टि, बहुत कम बरसात ना होना, यह है ना होना, सूखा पड़ना एक तरह से मानो। और अल्प में कम, अल्पवृष्टि, बहुत कम बरसात होना। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि, अनावृष्टि बिल्कुल ना होना, बिल्कुल बरसात ना होना, अतिवृष्टि, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विलोम है। एक वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी ये कई बार पूछा गया है, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना इनका। एक वाक्यांश में तीनों शब्द अल्पवृष्टि, अनावृष्टि और अतिवृष्टि आपके सामने है। और रेगिस्तान का विलोम तो उपजाऊ होता है यार, उपजाऊ। आर्द्र का शुष्क होता है, शुष्क। और बाढ़, बाढ़ का ये बाढ़ है, बाढ़ यानी सूखा, बाढ़ का सूखा होता है, बाढ़ तो कोई शब्द नहीं होता। अनावृष्टि आपका उत्तर सही है। क्या करेंगे आप इसमें, उत्तर विकल्प डी को चुनेंगे, यानी डी अनावृष्टि सही है। बाढ़ का सूखा होता है, बाढ़ आई और सूखा आई। आर्द्र शुष्क, शुष्क यानी सूखा, आर्द्र यानी नम। रेगिस्तान का उपजाऊ होता है, और अतिवृष्टि का अनावृष्टि। आदि का विलोम क्या होगा, आदि अंत, आदि अयादि अंत व्याधि या आद्य। और आदि का अंत होता है प्रिय विद्यार्थियों, क्या होता है, आदि का अंत, इसमें कोई करने की जरूरत है। आदि और इत्यादि का प्रयोग आप करते हैं तो आदि का अंत होगा। आदि यानी प्रारंभ, आदि यानी प्रारंभ, शुरू आप इसमें, और अंत करेंगे इसको बिल्कुल। उदात्त शब्द का विलोमार्थी शब्द है उदात्त। उद्धत, दानशील, अनुदात्त और क्षमावान, कौन सा शब्द इसमें उदात्त का होगा? प्रिय विद्यार्थियों उदात्त, उद्धत, दानशील, अनुदात्त। आप इसमें उदात्त, दानशील या क्षमावान, अनुदात्त करेंगे। अन धन उदात्त, अन हलंत, धन उदात्त। अन में लगेगा उ और शब्द बनेगा अनुदात्त। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, अन उपसर्ग लगने पर इसका शब्द बनता है अनुदात्त। क्षमावान या दानशील या उद्धत, ये उद्धत, उद्धत कहते हैं अक्खड़ को, अक्खड़, अक्खड़ के लिए तो आपका उत्तर विकल्प का आएगा अनुदान। जो कानून के विरुद्ध हो, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? जो कानून के विरुद्ध हो, जी
अनैतिक, जो नीति के विरुद्ध हो वो अनैतिक। अंचित, अंचित क्या है, बिल्कुल अंचित का प्रयोग करिए। अंचित अनुचित होता है, इसमें क्या है ये, अनुचित, अंचित नहीं है ये क्या है, अनुचित। जो कानून के विरुद्ध हो वो अवैध होता है। अधार्मिक, जो धर्म के विरुद्ध हो उसे, जो धार्मिक ना हो उसे अधार्मिक कहते हैं। जो उचित ना हो उसे अनुचित कहते हैं। जो नीति के विरुद्ध हो उसे अनैतिक कहते हैं। लेकिन जो कानून के विरुद्ध हो, यानी कानून जहां लग गया वो अवैध है। आपने अवैध रूप से इस पर कब्जा कर रखा है, कहते हैं ना, आपने अवैध रूप से इस पर कब्जा कर रखा है, ये अनुचित है प्रिय विद्यार्थी। जो उचित ना हो, अनुचित है ये, अनुचित। और अनैतिक, जो नीति के विरुद्ध हो, नीति के विरुद्ध। और अधार्मिक, जो धार्मिक, धर्म, जो धर्म के विरुद्ध हो उसे धर्म अधार्मिक कहेंगे। ठीक है साहब। आइए अगला प्रश्न देखिए प्रिय विद्यार्थी। जो सदा से चला आ रहा है, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त तो क्या है, शब्द कौन सा है? अनंतिम, निश्चल। अनंतिम, जो अंतिम ना हो। अन धन अंतिम के रूप में शब्द बना है अनंतिम, जो अंतिम ना हो। कहते हैं कि यही अंतिम है, ये अनंतिम है, अंतिम रिपोर्ट आएगी। ये कहते हैं आप, जैसे उस शब्द में बहुत आता है ये पंचवर्षीय योजनाओं में, जे आपकी जो मतगणना होती है या फिर जनगणना होती है, कैंसस जिसका बोलते हैं आप अंग्रेजी में, उसके लिए आता है कि अनंतिम आंकड़े आए हैं 2021 की जनगणना के या 2011 की जनगणना बोलते हैं ना आप, तो अनंतिम, जो अंतिम नहीं हो उन्हें कहते हैं अनंतिम। अंतिम तो आएंगे अभी। निश्चल, जो बिना छल के हो, जिसमें कोई छल कपट छिद्र कुछ ना हो, उसे कहते हैं निश्चल। और अविचल, जो बिना, जो विचलित ना हो, विचल। और अनवरत रूप से जो चलता है, वो जो सदा से चला आ रहा है, अनवरत रूप से, लगातार अनवरत रूप से चला आ रहा है, उसके लिए आएगा शब्द अनवरत। ये बिल्कुल सही, आपका सी विकल्प इसमें आप सही चुनेंगे। जो भूमि उपजाऊ हो, जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या कहेंगे? बंजर, अजर, उर्वर, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो भूमि उपजाऊ हो, बंजर, अजर, उर्वर कहेंगे भाई इसको, बिल्कुल सीधी सी बात है। उपजाऊ भूमि उर्वर ही तो होती है। अनुपजाऊ, जो भूमि जिस पर हम कुछ भी लगाते हैं वो अनुपजाऊ होती है, उसको हम अनुपजाऊ कहेंगे। प्रसाद और प्रासाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? 20 क्वेश्चन और हैं। प्रसाद और प्रासाद में कौन सा सही है? प्रसाद प्रिय विद्यार्थियों कृपा होती है प्रसाद, और प्रासाद होते हैं महल। तो ये महल तो है ही नहीं, इसमें पूजा की सामग्री। महल और महानता ये भी नहीं है, फल या कृपा ये भी नहीं है, और कृपा है, महल बिल्कुल है। प्रसाद, आपको प्रसाद दिया गया, आपको प्रसाद मिला, आपको वीआईपीएम में पढ़ने का प्रसाद मिला है कि आप उत्तीर्ण हो गए हो, ये प्रसाद, ये कृपा है। और राजप्रासाद, जयपुर के राजप्रासादों में इतनी जोरदार की कलाकृति है, वास्तुकला है। राजप्रासाद, जो राजमहल होते हैं, तो आप इसमें महल और कृपा को करेंगे। प्रसाद बांटते हो कि नहीं? आप गिरिराज जी की परिक्रमा देने जाते हो, जब कहते हो कि ये तो प्रसाद गिरिराज जी से लेके आया हूं मैं, ये प्रसाद लीजिए साहब गिरिराज जी का। हाँ बिल्कुल, जाते हो वृंदावन जाते हो, ये बांके बिहारी जी का प्रसाद लीजिए। लाडली जू के बरसाने या नंदगांव जाते हो, तो कान्हा जी का ये प्रसाद है, नंदगांव का नंद बाबा का प्रसाद है, राधा जी का प्रसाद है। तो वो प्रसाद यानी कृपा। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? एक तरफ युग्म शब्द दिए है, एक तरफ अर्थ भेद दिया है, तो अर्थ भेद को बताइए। एक तो है तो बलि और बलि, जिसमें बलवान और गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है वो जी। एक होता है बलि, बलिवेदी, आहा भाई वाह, शब्द बहुत अच्छा है, बलि और बलि। एक होता है नागर और नगर, नागर में, नगर में रहने वाला, और एक होता है शहर, यानी शहर में रहने वाला। आप इसमें क्या करेंगे भैया? हाँ, बलि का मतलब वे, और बलि यानी बलिदान, बिल्कुल ये आपका सही उत्तर का चयन हो गया इसमें भाई, मान गए आपको।
किस में सही अर्थभेद है? वीर और बलवान। प्रिय विद्यार्थियों, ये तो बलि जो है ना वो वीर है। ये क्या है जी? वीर और बलवान के लिए नहीं आया है। हाँ, युग्म शब्द है वीर और बलवान। बलि तो वीर होता है और बलि यानी बलिदान। ये बलिदान है। ये जो शब्द है ना ये तो आएगा बलिदान। बलि होता है वीर, बलवान नहीं वीर। और ये गाय नहीं है, ये है बलिदान। बलिवेदी, आप शब्द का प्रयोग करते हैं बलिवेदी, यानी बलिदान और वीर। प्रिय विद्यार्थियों, बलिवेदी शब्द सुना है क्या? नहीं। बलिवेदी यानी बलिदान के लिए, इस बलि के लिए वेदी बनाई गई है। ये बलिवेदी, उस वेदी पर, उस बलिदान पर, उस वेदी पर ये आएगा। नागर तो नगर में रहने वाला होता ही है। नगर यानी शहर होता है। नगर से बनता है नागरिक, शहर का शहरी। ग्राम से बनता है ग्रामीण, और नगर से बनता है नगरीय या शहरी। शहर के लिए आता है नगर। कुल वंश आता है। कुल क्या है? वंश। और कुल नदी का किनारा, दोनों को नजीक नजदीक लिख दिया है, वंश होता है। अनल यानी अग्नि और अनिल यानी आग। अनल यानी अग्नि और अनिल यानी पवन। बिल्कुल सही है। पवन, मैं समझा उल्टा। बिल्कुल सही है। अनल, बड़वानल, जठराग्नि। ये अनल, जठरानल, बड़वानल, दावानल। अनल आग होती है, और अनिल हवा, हवा चल रही है। इसलिए आप इसमें पहले वाले को, युग्म को नहीं के रूप में करेंगे, क्योंकि ये क्या पूछा है? नहीं। तो बलि यानी वीर के लिए, तो बलि वीर के लिए आता है। और ये बलिदान, गाय नहीं होती यहां पर प्रिय विद्यार्थियों, यहां क्या है? बलिदान होता है। तो आप इन दोनों शब्दों को देख सकते हैं कि यही इसमें अशुद्ध है, बाकी सभी शब्द शुद्ध हैं। भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है? भवन कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों महल को, और भुवन कहते हैं जगत या संसार को। यानी कि भवन, भवन यानी गृह, महल, आकाश, 14 लोक, और जगत यानी भुवन यानी संसार। तो आप सी उत्तर को सही करेंगे इसमें। जी बिल्कुल, सी उत्तर सही है। आप इसका महल और जगत यानी संसार के लिए आता है, भवन और भुवन। उत्तर विकल्प आप देखिए, 9 दिन चले 2.5 कोस। मुहावरे का तात्पर्य 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, यार अधिक परिश्रम थोड़ा फल मिलना। 9 दिन तो चल रहे हो, 9 दिन चले 2.5 कोस। यार दिन तो 9 हो गए और चले तुम क्या हो? मात्र 2.5 कोस। यानी कि अधिक परिश्रम, चलने में परिश्रम होता है कि नहीं? अधिक परिश्रम करना और फल मात्र थोड़ा सा मिलना। तो 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका सही अर्थ होगा चलने की कोशिश करना ना, धीरे धीरे चलाना। 9 दिन में 2.5 कोस चलना, 9 दिन में 2.5 कोस चलना, तो इसका शाब्दिक ही अर्थ है, लेकिन ये अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। आग लगाकर पानी को दौड़ना, कहावत का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना, अड़चन में डालना, पहले झगड़ा लगाना, फिर शांत करने की कोशिश करना, व्यर्थ का काम करना। भाई पहले तो आपने झगड़ा किया, आग लगा दी, तो आग लगा दी, दोनों में झगड़ा हो गया। और आग लगाकर पानी को दौड़ना, फिर आप पानी के लिए जा रहे हो, पानी को पीने के लिए जा रहे हो, या पानी से आग बुझाने के लिए पानी को पीने जा रहे हो। नहीं, पहले आग ही नहीं लगाते तो झगड़ा क्यों होता? तो यहां पहले झगड़ा लगाना, झगड़ा करना, करवाना, या फिर शांत करने की कोशिश करना, तो आग लगाकर पानी को दौड़ना होगा कि आग को बुझाने के लिए। ठीक है ना? तो आप इसमें व्यर्थ का काम करना नहीं होगा, इसमें यही होगा। का बरखा जब कृषि सुखाने, खेती में आपने खूब खेती करी, खेती जब उगाई थी तब पानी नहीं था, बरसात नहीं हुई। अब बरसात नहीं हुई तो खेती क्या होगी? हरी फसल तो सूखेगी, सूख गई। अब बरसात हो रही है, फिर सूखी फसल पे
पुण्य थोड़ी जीवंत हो जाएगी, नहीं होगी। तो का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय पर काम नहीं हो सके, समय को व्यर्थ गवा दिया जाता हो, समय का लाभ ना उठाना, समय का पालन ना करना, समय पर काम नहीं होना, का वर्षा जब कृषि सुखाने। एग्जाम पास आ गया और तुम पढ़ने बैठ रहे हो, का फायदा भैया। शुरू से पढ़ते, एग्जाम की तैयारी करते, समय का सदुपयोग करते, और समय से पहले ही आप 5-6 महीने से तैयारी करते, वीआईपीएम के साथ जुड़ते, तो आपकी निश्चित रूप से सफलता मिलती। एग्जाम तो सिर पे आ गया, अब पढ़ाई करने बैठे हो, तो का वर्षा जब कृषि सुखाने। सफलता नहीं मिलती है, सफलता मिलती है शुरू से समय का ध्यान रखकर। 3 लोक में मथुरा न्यारी, भाई तीनों लोक ब्रह्मांड घूम के आओ, लेकिन मथुरा वृंदावन का सा आनंद कहां पाओगे, उस ब्रज मंडल की आभा का आनंद कहां पाओगे। तो 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ तीनों लोकों में मथुरा ना होना और सबसे निराला होना। मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, बहुत सुंदर मथुरा का होना, तीनों लोकों में मथुरा सबसे निराला। 3 लोक में मथुरा न्यारी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों लोकों में सबसे निराली अगर किसी की बात करता है तो वह क्या, मथुरा है। ऐसा नगर जो तीनों लोकों में विशेष हो, उसे हम क्या कहते हैं, 3 लोक में मथुरा न्यारी। उत्तर क्या आएगा आपका, बी, बिल्कुल सही है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का सही अर्थ है भाई, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कहते भी हैं। क्या एक बार जब कोई काम में हम फंस गए, किसी काम को आपने किसी ने करवाया और हम उसमें फंस गए, धोखा दे दिया, छल छिद्र कर दिया, विश्वासघात कर दिया, तो हम यही तो कहेंगे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई भाई, हम बाद में बार बार आपके इस झांसे में नहीं आएंगे। तो लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, और छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। भाई बहुत ही अच्छे से इस शब्द को देखो आपने क्या किया है, कौन से उत्तर को इसमें चुनेंगे। थोड़े से ऑप्शन बहुत ही सटीक दे दिए हैं कि हाँ, कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आप इस छल कपट के व्यवहार को बार बार नहीं कर सकते क्या जी। धोखा खाने के बाद काठ की हांडी नहीं चढ़ती, हाँ, का अर्थ छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। उत्तर विकल्प क्या आएगा आपका, बिल्कुल सही उत्तर का चयन किया है आपने, यानी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी भाई, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती है, और लकड़ी की बर्तन अग्नि में जल जाता है, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, ये कहीं ना कहीं सटीक है, लेकिन सबसे सटीक उत्तर आएगा आपका, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। उत्तर विकल्प क्या आएगा आपका, डी इज राइट आंसर, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलेगा। एक अनार 100 बीमार का अर्थ एक वैद्य 100 बीमार, किसी वस्तु की पूर्ति कम मांग अधिक, महामारी के दिनों में दवाओं में कमी, महामारी के समय दवाओं में कमी, किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना, यानी कि किसी वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक। कैसे होगा भाई, एक तो अनार है, अनार क्या है, एक, और बीमार कितने, 100, तो इसमें आप बिल्कुल सरल सा उत्तर है, क्या करेंगे भैया, एक अनार 100 बीमार, अर्थ में किसी वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक होना, किसी वस्तु की पूर्ति कम, अनार तो कम है लेकिन बीमार 100 है, तो किसी वस्तु की पूर्ति कम मांग अधिक, महामारी के दिनों में किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना, एक वैद्य 100 बीमार, यानी आप इसको बी उत्तर के साथ सही करेंगे। एक अनार 100 बीमार, व्यक्ति तो एक है और उसकी सब जगह जरूरत पड़ रही है, व्यक्ति एक है, आप विशेष हो परिवार में, आपके घर में कोई शादी है, तो आपकी शादी मैरिजों में भी, घर पे भी, वहां भी, बाहर से भी सामान लाना, तो आप एक अनार 100 बीमार, बार बार घूम रहा है एक आदमी, तो उसके लिए कह सकते एक अनार 100 बीमार, यार सबको मेरे मुझसे ही काम है, अकेले से काम है, तो इसलिए किसी वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक, इसलिए गुदड़ी का लाल होना, अरे वाह, अरे मेरे गुदड़ी के लाल, कहते ना शेर, अब मेरे बब्बर शेर, गुदड़ी का लाल है तू, तो तू क्या है, गुदड़ी का लाल। एक सामान्य सा व्यक्ति
कहीं कोई विशेष कार्य कर जाए उसे कहते हैं गुदड़ी का लाल। तो निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति, अत्यंत अनुभवी होना और बड़ी बात बिगाड़ देना, घर की आशा ना होना। निर्धन परिवार में गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा और कोई विशेष कार्य कर जाए, आईपीएस बन जाए, उसे कहते हैं गुदड़ी का लाल। गरीब घर से निकला हुआ बच्चा और कोई आईपीएस ऑफिसर बन जाए, कोई बड़े पद पर पहुंच जाए, तो उसे कहते हैं गुदड़ी के लाल। तो ये निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति क्या होगा? गुदड़ी के लाल। आइए साहब, अक्ल का दुश्मन होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अक्ल का दुश्मन होना, महापंडित होना, शत्रु, मित्र या महामूर्ख होना, इनमें से किसे करेंगे आप? अक्ल का दुश्मन होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? महापंडित, शत्रु, मित्र या महामूर्ख। भाई अक्ल का दुश्मन कौन होता है? महामूर्ख होता है। सिंपल सी बात है यार। इसमें भी आप क्या कर रहे हो? बिल्कुल क्या करोगे? हाँ, अक्ल का दुश्मन महामूर्ख व्यक्ति होता है। ये तो मेरे अक्ल के पीछे ही पड़ गया, ये तो अक्ल का दुश्मन हो गया है, इसको तो कुछ आता ही नहीं। शत्रु थोड़ी होता है, मित्र थोड़ी होता है, महापंडित थोड़ी होता है। क्या होता है? महामूर्ख। क्या होगा? महामूर्ख, यानी अक्ल का दुश्मन होना। कभी नाव पर गाड़ी और कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? गाड़ी अलग चल रही है और नाव अलग। कभी छोटा महत्वपूर्ण हो जाता है तो कभी बड़ा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जीवन में क्या आते हैं? उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो क्या करेंगे बताओ? कभी नाव गाड़ी पर, कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। आप इसमें क्या करेंगे? नाव पर गाड़ी या गाड़ी पर नाव? जी हाँ, उत्तर सही आएगा। किसी नाव पर गाड़ी, कभी नाव पर गाड़ी। इस मुहावरे का अर्थ होगा जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इन सभी विकल्पों में जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी नाव पर गाड़ी, कभी नाव गाड़ी पर नाव, कभी उतार कभी चढ़ाव। ये कष्टों से जीवन चलता है, संघर्षों से जीवन चलता है। उतार भी आएगा, चढ़ाव भी आएगा। आज तैयारी कर रहे हो आप बड़े कष्टों के साथ, लोहों के चने चबा रहे हो आप। लोहों के चने चबाना होता है ये जो आप तैयारी करते हैं। तो आप उतार चढ़ाव के दौर से गुजरते हैं और जिंदगी भर चलता है ये। क्लियर है सब? बिल्कुल। हाँ, उत्तर क्या है? इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ऊष्म व्यंजन का चयन करिए। जय, शे, पे, वे। ऊष्म व्यंजन प्रिय विद्यार्थियों, शे, शे, से है, ये ऊष्म है। ये रे, ले, वे, ये अंतस्थ है। तो इनमें जय, से, पे, वे, उत्तर क्या आएगा? ये मूर्धन्य शय। मूर्धन्य शय क्या है? ऊष्म है। तीनों सकार है, तीनों सकार है, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें उत्तर आएगा आपका बी इज अ वाइट आंसर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? भाई व्यंजन कितने? स्वर तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 11 होते हैं, पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है सर, 11 होते हैं। और व्यंजन 33 होते हैं। और कुल वर्ण 52 होते हैं। 52 होते हैं। तो आपको क्या पूछा गया है? व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 25, 29, 33 या 33 कितनी होती है? 33 व्यंजन। व्यंजन कितने? 33। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। यह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे लोग बह जा सकते हैं। हाँ जी, क्या होगा इसमें? कृपया एक गिलास पानी दीजिए। इनमें से कौन से विकल्प को आप चुनेंगे? वाक्य का शुद्ध रूप, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें तो 7वीं आएगा, इस प्रकार से होता है। सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है। सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है
और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जी हां, उत्तर के रूप में देखिए आप, जो लोग, सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है, घाट नहीं पाट, इसे हम पाट कहते हैं, पाट बहुत लंबा, और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, वे जा सकते हैं। तो ये वे नहीं आएगा, वह नहीं आएगा, वे जा सकते हैं। लेकिन कृपया एक गिलास पानी दीजिए। ये क्या पूछा है जी? शुद्ध। अब आप तीनों को शुद्ध कैसे करेंगे? वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, 7वें में नहीं, वे नहीं, वी। सरयू नदी का घाट बहुत लंबा, घाट नहीं पाट। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह नहीं, वे, यानी बहुवचन में है। और ये कृपया करके एक गिलास पानी हमें भी दे दीजिए, ये शुद्ध वाक्य है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य कौन सा शुद्ध होगा? फटाफट से उत्तर दीजिए। यस। बालक छत में खेल रहे हैं, श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, एक किताब कहानी की दे दीजिए। आप क्या किताब पढ़ेंगे? जी, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन से वाक्य को शुद्ध करेंगे? बालक छत पर खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, बहुवचन आएगा बिल्कुल। श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, एक किताब कहानी की दे दी। किताब की एक कहानी, कहानी की एक किताब, प्रिय विद्यार्थियों कहानी की आएगा, कहानी की एक किताब, एक किताब, ये ऐसे आएगा, दे दीजिए। आप क्या किताब पढ़ेंगे? क्या आप किताब पढ़ेंगे? तो श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई। जी हां, बालक छत पर खेल रहे हैं, श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, सही है। एक किताब कहानी की एक किताब, एक किताब कहानी की दे दीजिए, नहीं, कहानी की एक किताब, क्रम को सही बदलें। और आप क्या किताब पढ़ेंगे? क्या आप किताब पढ़ेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो क्या का प्रयोग करेंगे। तो उत्तर विकल्प बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करिए। बहुत ही अच्छा प्यारा सा वाक्य है। वन में प्रातःकाल के समय बहुत की मनोहर दृश्य होता है। एक ही वाक्य प्रिय विद्यार्थियों, और एक वाक्य को भिन्न भिन्न तरीकों से इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन से विकल्प को आप चुन सकते हैं। तो चुने एक बार। वन में प्रातःकाल के समय बहुत सी मनोहर दृश्य होते हैं। गलत है भाई, बहुत सी मनोहर क्या होता है यार, अशुद्ध है, दिख ही रहा है। वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही सुहाना दृश्य होता है। और वन में प्रातःकाल के सगय दृश्य क्या खूबसूरत होता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें बिना किसी झिझक के एक ही विकल्प दिख रहा है जो शुद्ध है, और वो कौन सा है आप बताओ। वन में प्रातः काल का दृश्य कैसा है? सुहावना। और कौन सा विकल्प सही है भाई? बिना किसी विकल्प के, बिना किसी झंझट के, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। और सुहाना नहीं, सुहावना। तो आप इसमें सुहावना दृश्य जो करेंगे, खूबसूरत, सुहाना नहीं, सुहावना, इस विकल्प को चुनेंगे क्योंकि यही विकल्प इसमें शुद्ध है। वन में प्रातः काल का दृश्य, वन में प्रातः काल का दृश्य कैसा है? सुहावना होता है। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? आप सभी अच्छे बच्चे हो के नहीं? हो के नहीं? बच्चे हैं नहीं, हाँ हैं। बच्चे के सामने क्या लगा दिया? अच्छे। अब अच्छे क्या है? विशेषण है। तो विशेषण है तो कैसा? गुणवाचक विशेषण। सार्वनामिक नहीं होगा, परिमाणवाचक भी नहीं होगा, संख्यावाचक भी नहीं है। क्या है? गुण है। बच्चों का गुण है। आप सब कैसे हो? अच्छे हो, भले हो, बुरे हो, लंबे हो, ठिगने हो, मोटे हो। रूप, रंग, गंध, स्पर्श, आकार, प्रकार, दशा, दिशा, अवस्था, गुण, दोष,
रूप, रंग, गंध, आकार, प्रकार, दशा, दिशा, अवस्था, गुण, दोष इत्यादि का जहां बोध होगा वहां गुणवाचक होगा। तो यहां अच्छे विद्यार्थी, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। उत्तर क्या आएगा? प्रेरणार्थक क्रिया है गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। ओहो भाई वाह, क्या बात है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होगी? 48वां प्रश्न, यानी कि सेकंड लास्ट से पहला वाला प्रश्न। आपको उत्तर देना है कौन सी क्रिया जी, सुनाना, बोलना, गिरना, या फिर निम्न में से कोई नहीं। कौन से उत्तर के साथ जाएंगे आप? देखिए, गिर में ना लगा, गिरना, वह तो गिर गया, गिरना क्रिया है। बोल, बोल में ना लगा, बोलना। सुन, शब्द क्या है? सुन, धन आना। और आना मेरे, आना जब कभी भी कोई प्रत्यय लगेगा तो आना, सुनाना और कहना सबके साथ ना लगा है, तो ना लगते ही तो क्रिया बनती है हिंदी की, लेकिन इसमें आना लगा है। सही क्या होगा? सुनाना। सुन, धन आना, शब्द बनेगा सुनाना। तो ये कैसी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कि जहां कोई कार्य स्वयं ना करके दो करता हूं, एक प्रधान, एक सहायक करता। जब कोई प्रधान करता स्वयं कोई कार्य ना करता हो, या सहायक कर्ता से करवाता हो, या करने की प्रेरणा देता हो, वहां क्रिया प्रेरणार्थक होती है। तो आप इसमें हाँ निश्चित रूप से क्या करेंगे? सुन, धन आना शब्द आएगा सुनाना। यानी कोई प्रधान कर्ता कार्य नहीं कर रहा है, सहायक कर्ता से करवाता है। सुनाना। नाई ने मोहन ने नाई से बाल कटवाए, मालिक ने माली से दूब कटवाई। दो करता है, एक प्रधान कर्ता मालिक और माली सहायक कर्ता। प्रधान कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, सहायक कर्ता से करवा रहा है, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो। उत्तर आएगा बिल्कुल इसमें। रोहन चाय पीकर बैठ गया। रोहन चाय पीकर, कैसे? पीकर बैठ गया। वाक्य में क्रिया के भेद को पहचानिए। प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, या संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया होगी भैया? रोहन चाय पीकर बैठ गया। रोहन चाय पीकर बैठ गया। कर, करके, ते ही, इन शब्दों का प्रयोग यदि क्रिया के साथ होगा, कोई सी भी क्रिया के साथ, तो वहां क्रिया पूर्वकालिक होगी। यानी कि सामान्य क्रिया के साथ सामान्य क्रिया के साथ ये शब्द लगेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो क्रिया प्रेरणा पूर्वकालिक हो जाएगी। यानी कि उत्तर क्या आएगा इसमें? पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक नहीं। प्रेरणार्थक में तो दो कर्ता होंगे, जब कोई प्रधान कर्ता सहायक कर्ता से करवाएगा प्रेरणार्थक होगी। लेकिन पूर्वकालिक क्रिया में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करेगा, और उस क्रिया के साथ कर, करके और ते ही शब्दों का प्रयोग होगा। तो यहां रोहन चाय पीकर, पीकर बैठ गया। अरे बैठ गया, यानी एक क्रिया तो पीना और दूसरी क्रिया बैठ गया। तो पहली क्रिया के साथ कर करके, सामान्य क्रिया के साथ पूर्वकालिक जो पहले क्रिया हो रही हो, पहले क्रिया पहले सामान्य क्रिया होगी उसके साथ आएगा। तो उत्तर आएगा सी, पूर्वकालिक क्रिया। और आज के इस अंतिम प्रश्न की तरफ हम बढ़ गए हैं प्रिय विद्यार्थियों। मैंने नौकर से खाना बनवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? मैंने नौकर से खाना बनवाया में कौन सी क्रिया होगी? मैंने नौकर से खाना बनवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक, प्रेरणार्थक या अकर्मक? कौन सी क्रिया होगी? मैंने नौकर से खाना बनवाया, सकर्मक, प्रेरणार्थक या अकर्मक? कौन सी क्रिया है? मैंने नौकर से
खाना बनवाया, प्रेरणार्थक। भाई प्रेरणा ही तो दे रहे हैं। जब स्वयं कोई कर्ता कार्य नहीं कर रहा है, प्रधान कर्ता और सहायक कर्ता दो कर्ता होंगे। जब कोई प्रधान कर्ता स्वयं कार्य ना करके सहायक कर्ता से करवाता हो या करने की प्रेरणा देता हो, वहां क्रिया प्रेरणार्थक होती है। मोहन ने नाई से बाल कटवाए, मालिक ने माली से दूब कटवाई, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। सरपंच स्वयं कोई कार्य नहीं करता, प्रधान करता है। वो किनसे करवाएगा? सहायक कर्ताओं से, मजदूरों से करवाएगा। लेकिन मजदूर सहायक कर्ता नहीं है। जब नहीं भी होगा तब भी क्रिया कैसी होगी? प्रेरणार्थक, क्योंकि वो प्रेरणा दे रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न 50 आपके अच्छे से समझ में आए होंगे, आशा करता हूं। ऐसे ही प्रश्नों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। प्रेम शर्मा के साथ VIPM में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, VIPM इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आपके लगातार जो पेपर हो रहे हैं उनका सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, जिससे आप और ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी हो सके। उसी सीरीज के अंदर हम लगातार चौथे पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें हाई कोर्ट के अंदर राजस्थान के क्या क्या टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर का सॉल्यूशन आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स अटेंड कीजिए, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके और परिणाम कहीं ना कहीं उससे निकल सके। जितने ज़्यादा आप पेपर दोगे, जितनी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे, उतने ही परिणाम के निकलने की संभावनाएं आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसी सीरीज के अंदर पेपर नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन ये कहता है, निम्न में से कथनों पर सही कथन चुनिए। सही कथन अपने को चुनना है और वो कौन सा है उसको देखिएगा। घूमर नृत्य को लोक नृत्यों की आत्मा के रूप में या नृत्यों का सिरोमार कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। घूमर नृत्य हाथों में लचकदार संचालन के द्वारा होता है। बिल्कुल होता है। यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल है। इसमें कहरावा चाल, बिल्कुल, मात्राएं होती है जिन्हें सवाई कहा जाता है। तो 51वें क्वेश्चन का है कि आपको किससे पूछा गया है? घूमर नृत्य के। और ये सारी की सारी कहीं ना कहीं आपको विशेषताएं घूमर नृत्य के बारे में दिखाई देंगी। तो इसमें मुझे लग रहा है कि सारे के सारे ऑप्शन इसके क्या हैं? सही हैं। इसको ध्यान रखिएगा। जैसलमेर के नरेश, जैसलमेर के नरेश का मतलब वहां के राजा कुल देवी के रूप में किसकी देवी की पूजा करते थे? जैसलमेर के जीण माता। तो जीण माता आपको पता है चौहानों की। नागणेची माता आपको पता ही है, बीकानेर के अंदर इनका एक महत्वपूर्ण मंदिर है। राठौड़ों के रूप में स्वांगिया माता और आई माता। आई माता सिरवी राजपूतों की कुलदेवी के रूप में जानी जाती हैं। बची कौन सी? स्वांगिया माता। तो ध्यान रखिएगा, स्वांगिया माता जैसलमेर के राजाओं की कुलदेवी के रूप में इसको जाना जाता है। जीण माता चौहानों के लिए, बीकानेर के राठौड़ों के नागणेची माता, साथ साथ में चूहों की देवी देशनोक भी आपको वहीं देखने को मिलेगी। राठौड़ों के रूप में इनको जाना जाता है मूल रूप से। स्वांगिया माता जैसलमेर के और आई माता सिरवी राजपूतों के रूप में इसको कुलदेवी के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा स्वांगिया माता। तीसरा, लोक देवता वीर तेजाजी के संबंध में सत्य कथन बताना।
तेजाजी के संबंध में आपको सही कथन बताना है, ध्यान रखिएगा। पहला, तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में जाट परिवार में हुआ, बिल्कुल सही है। तेजाजी को काला बाला के देवता के रूप में पूजा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। परबतसर मंदिर का निर्माण जोधपुर महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया। तो परबतसर मंदिर का निर्माण जोधपुर के महाराजा तो थे, लेकिन अजीत सिंह नहीं थे, अभय सिंह थे। अभय सिंह के द्वारा करवाया गया, तो यह अपने आप में गलत हो गया। और चांदा और डामा भील तेजाजी के सहयोगी थे। चांदा और डाबा जो भील थे वो तेजाजी के नहीं, पाबू जी के सहयोगी थे, तो यह भी गलत हो गया। तो इसमें पूछा क्या है कि तेजाजी के संबंध में सत्य कथन बताना है अपने को, ध्यान रखिएगा। तो 1 और 2 केवल ऑप्शन 2 ही इनके सही है, तेजाजी के बारे में ध्यान रखिएगा। निम्न में से डिंगल और पिंगल क्या है? डिंगल और पिंगल अपने ने बात करी थी कि डिंगल और पिंगल आपको क्या देखने को मिलेंगी। तो डिंगल और पिंगल साहित्य भाषा के रूप में जाना जाता है। डिंगल पश्चिमी राजस्थान का जो भी साहित्य लिखा गया वो डिंगल के अंदर लिखा गया, और पिंगल पूर्वी राजस्थान का जो साहित्य लिखा गया वो डिंगल के रूप में लिखा, पिंगल के रूप में लिखा गया। तो एक तरीके से साहित्य भाषा के रूप में इसको डिंगल और पिंगल को जाना जाता है। नेक्स्ट, डडकी, थली और खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान में किसकी हैं? ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। डडकी, थली और खेराड़ी उपबोलियों के रूप में किसको जाना जाता है? मेवाड़ी की उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोली है, या मेवाती की उपबोली है। कोई ना कोई क्वेश्चन आपके तौर पर निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि बोलियों से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो थली क्षेत्र मैंने कहा था, थली क्षेत्र होता ही कौन सा है? बीकानेर और चूरू का जो ऊपरी क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है, उसे थली कहा जाता है। तो इससे ही आपको निकल आएगा कि मारवाड़ी की उपबोली के रूप में इसको जाना जाता है। छितर पैलेस नाम से प्रसिद्ध है। छितर पैलेस आपको पता ही है कहां पर है? जोधपुर के अंदर। राजस्थान की सबसे बड़ी आवासीय इमारत के रूप में भी इसको जाना जाता है। उम्मेद सिंह के द्वारा इसको बनवाया गया था, जोधपुर के शासक। क्या पूछा है कि इसके नाम से प्रसिद्ध है? चंद्र महल, जंतर मंतर, सामोद महल या उम्मेद भवन। तो मैंने कहा उम्मेद सिंह के द्वारा बनाया गया, तो उम्मेद भवन के रूप में इसको जाना जाता है। बड़ा फेमस है, टूरिस्टों के लिए भी फेमस है। बड़े बड़े शादी ब्याह का आयोजन इस पैलेस में आपने होता हुआ देखा, इसको ध्यान रखिएगा। निम्न में से मुणोत नैन्सी के संबंध में असत्य कथन बताना है। मुणोत नैन्सी के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। महाराजा जसवंत सिंह ने मुणोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा, नहीं, जसवंत सिंह ने नहीं कहा, इनको ध्यान रखिएगा। मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा इनको राजपुताने का अबुल फजल कहा गया था। तो जसवंत सिंह के तो दरबार में दरबारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा, नैन्सी जोधपुर रियासत के देवस्थान के, बिल्कुल सही है। नैन्सी की दूसरी रचना मारवाड़ी परगना री विगत, बिल्कुल। पहली कौन सी थी? नैन्सी री ख्यात। नैन्सी री ख्यात उनकी पहली संरचना के तौर पर जा। मारवाड़ राज्य की परगना और राजस्व मंडल राज्य की आय, बिल्कुल। इसको गजेटियर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। और इन्होंने जोधपुर के महाराजा राज सिंह और जसवंत सिंह के शासनकाल में अपनी सेवाएं दी। तो ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें होगा कौन सा? ये इसका गलत आंसर होगा। बाकी सारे इसके आंसर सही आपको देखने को मिलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर इसका आंसर होगा। बादशाह मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो बादशाह मेले का आयोजन भाद्र, पहले तो ध्यान रखिएगा, बादशाह का मेला ब्यावर में भरता है। यहां पर बादशाह की क्या निकाली जाती है? सवारी निकाली जाती है, ठीक है। ये शाहजहां के काल में इसको प्रारंभ माना जाता था। मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल के अंदर भाद्र शुक्ल एकादशी को, नहीं सा, चैत्र शुक्ल पंचमी को, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, बिल्कुल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होली के दूसरे दिन, किसे? होली के दूसरे दिन इसका आयोजन किया जाता है ब्यावर के अंदर। तो सी इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, आसिंद वासियों के वस्त्र से संबंधित युग्मों में से असंगत, आदिवासियों के जो वस्त्र होते हैं उनसे संबंधित युग्म असंगत को बताना है, गलत को बताना है। ढेपाड़ा भील जनजाति की तंग धोती, बिल्कुल सही। खोइतू सिर से घुटनों तक का वस्त्र। पोतिया पगड़ी के स्थान पर बांधे जाने वाला वस्त्र, मोटा वस्त्र। अंगोछा लाल या सफेद रंग के बैल बूटों से छपा
जिसे सिर पर बांधते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। खोइतु इसके अंदर गलत है, खोइतु सिर से घुटनों तक का वस्त्र नहीं होता है, ये एक तरह की खोइतु भी एक तरह की धोती मानी जाती है। तो आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर होगा, ये इसका गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से नाक का आभूषण नहीं है। आभूषणों से भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो नाक का आभूषण नहीं है, इसका मतलब 3 नाक के आभूषण है और एक नहीं है। तो देखिएगा, चोप, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, जबकि चूप को ध्यान रखिएगा, चूप दांतों के अंदर और चोप कान के अंदर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बेसर, बेसर भी कान का आपको देखने को मिलेगा, नथ में तो कोई डाउट है ही नहीं, नथ तो सबको पता है। टोटी, टोटी ध्यान रखिएगा, टोटी नाक का नहीं, टोटी कान का, टोटी कान के रूप में जाना जाता है, टोटी को कान में पहना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तो कौन सा नहीं है, यही उसने पूछा था, कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, टोटू नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से पीपली, केवड़ो, रत्नो, राणो लोकगीत राज्य के कौन से क्षेत्र में गाया जाता है। पीपली, केवड़ो, रतन, राणो लोकगीत राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गाया जाता है। लोकगीत से कोई ना कोई आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो तैयारी के साथ इस तरह के प्रश्न होते हैं, जब ज्यादा अच्छी तैयारी हो तभी ये प्रश्न आप कर पाओगे। तो पीपली, केवड़ो, रणराणो कौन से, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर, पर्वतीय क्षेत्र के अंदर, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में या हाड़ौती के पठार में। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र दे रखा है और भौगोलिक क्षेत्र में पूछा गया कौन से भौगोलिक क्षेत्र के अंदर पीपली, केवड़ो, रतन राणो जैसा लोकगीत राज्य के अंदर इस्तेमाल किया जाता है या गाया कहां पर जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय क्षेत्र में इसको गाया जाता है। सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, मरुस्थलों का प्रवेश द्वार जैसलमेर, नीला शहर जोधपुर, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आपको देखना। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर नहीं, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को ही माना जाता है, जोधपुर को ब्लू सिटी के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें पूछा है क्या कौन सा गलत है, तो यही गलत है, इसका ध्यान रखिएगा, बी ही इसका गलत होगा। नेक्स्ट, सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है। सांझी, सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है। पार्वती की, दुर्गा की, सरस्वती की या लक्ष्मी की। तो ध्यान रखिएगा, किसके रूप में, सांझी के रूप में जो त्योहारों के ऊपर सांझी बनाई जाती है उसका मूल उद्देश्य किसके लिए, पार्वती देवी के लिए। किसके लिए, शिव और पार्वती, तो उसमें पार्वती को सांझी के रूप में जाना जाता है। ओसरी चुकी डूमनी गावे आल पाताल, राजस्थानी कहावतें क्या। ओसरी चुकी, चुकी कोई भी एक शब्द पकड़ा करो और शब्द को पकड़ करके देखा करो शब्द से नीचे कौन सा है। तो ओसरी चुकी डूमनी गावे आल पाताल, राजस्थानी कहावत है, पाप की कमाई कभी नहीं फलती, बेटे बिगड़ जाते खेत नहीं बिगड़ता, विपत्ति में भी लाभ नहीं छोड़ना, लक्ष्य से भटका हुआ व्यक्ति। अब देखो, चूकना, चूकने का मतलब आपको समझना, चूकने का मतलब होता है भटक, भटका हुआ, जो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। किससे, लक्ष्य से भटका हुआ व्यक्ति। तो ओसरी चूकी डूमनी, लक्ष्य से जो भटका हुआ होगा। गावे आल पाताल, व्यक्ति कभी सामर्थ्य काम नहीं कर सकता है, जो अपने लक्ष्य से भटक जाता है वो कभी भी, ध्यान रखिएगा, सार्थक कार्य नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि जिसको लक्ष्य ही नहीं पता है वो अपने लक्ष्य से बदल गया तो निश्चित तौर पर उसको कोई सफलता मिलेगी नहीं, उसको निश्चित तौर पर मंजिल नहीं मिलेगी। ओसरी चूकी एक शब्द से आप पकड़ सकते थे, चूक का मतलब चूकना और चूकने का मतलब, चूक से क्या बना, चूकी से चूकना, और चूकने का मतलब है भटकना। तो यहां पर ये भटकना और ओसरी लक्ष्य, तो इसका आंसर क्या होगा, डी इसका आंसर होगा। आसानी से आप एक शब्द पकड़ करके इस तरह की लोकोक्तियां मुहावरे को निकाल सकते हो, ध्यान रखिएगा। आख्या फाणी राजस्थानी कहावत का अर्थ है, आख्या फाणी। अब आप समझो इसको, अब आपको नहीं पता है तो भी आप आख्या फाणी। अब देखिए, हीरे क्या पत्थर के फोड़ने के लिए होते हैं, अब इनका इससे क्या मतलब, आप आराम से निकालिए। आश्चर्यचकित होना, इसको एक बार छोड़ते हैं। हिया फूटकर हाथ में आना, हिया फूटकर हाथ में आना, दुखी होना। हिया का मतलब हृदय, फूट करके हृदय का कहीं नाम नहीं आया, ये भी नहीं है। लड़ाई झगड़े में तीव्र करना, लड़ाई झगड़े का तीव्र करने से यहां कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आख्या फाणी, आख्या फाड़ना, आख्या को एकाएक बड़ी करना, उसका मतलब क्या, आश्चर्यचकित होना। कोई भी ऐसी बात जिसमें हम आख्या को फोड़ बड़ा कर लेते हैं, आख्या फाणी। आख्या को इस तरीके से कर लिया तो कोई आश्चर्यचकित बात होती है, तभी हम एकाएक अपनी आंखों को बड़ा करते हैं, वही पूछा आख्या फाणी। तो आश्चर्यचकित होना, क्या होना,
आश्चर्य चकित होना, दिमाग, आख्या, आख्या का मतलब आंख, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने, कालीबाई आपको पता ही है, रास्तापाल, सेंगाबाई, डूंगरपुर। तो पूछा क्या, हाथों अपने अध्यापक को बचाने के लिए अपनी जिंदगी की बता दी। वह कौन, कहां की रहने वाली थी? सांगवाड़ा की, डूंगरपुर की, रास्तापाल की, सीमलपाड़ की। तो मैंने कहा रास्तापाल कांड के नाम से इनको जाना जाता है। अपने टीचर को बचाते हुए इन्होंने उसकी रस्सियां काट दी थी और उसके नाम उनको मरना पड़ा, शहीद हो गई वो अपने टीचर को बचाने के लिए, स्कूल के टीचर को। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का बलिदान भी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो कालीबाई से संबंधित हर दूसरे तीसरे एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। 1947 के आसपास की घटना, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा समाचार पत्र 1920 में, कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा, याद रखना आपको, वर्धा से कौन सा निकाला, इन्होंने स्पेशल नाम दिया वर्धा। तो नवजीवन, राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान या नवीन राजस्थान, लगभग 2-3 सभी अखबारों से इनका कहीं ना कहीं संबंध है। ध्यान रखिएगा, किनका? विजय सिंह पथिक का कहीं ना कहीं संबंध है, आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा क्या, उसको देखिएगा। उन्होंने कहा वर्धा से कौन सा प्रकाशित होता है, तो वर्धा से राजस्थान केसरी प्रसारित होता है। केसरी आपको पता है, केसरी सिंह बारठ, कौन से? केसरी सिंह बारठ, वहीं से लिया गया। कौन सा? एक स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना पूरा का पूरा परिवार न्योछावर कर दिया। यह बात विजय सिंह पथिक के द्वारा ही बताई गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। एक तरफ आपके छंद दे रखे हैं, किताबें दे रखी है, और दूसरी तरफ उनके कहीं ना कहीं आपको राइटर देखने को मिलेंगे। इस तरह का क्वेश्चन कभी ना कभी आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, पाबू जी का छंद, पाबू जी का छंद, इसको ध्यान रखिएगा। तो पाबू जी का छंद मेहाचारण के द्वारा लिखा गया। पाबू जी रो गीत बाकीदास के द्वारा लिखा गया। पाबू जी के सोरठे रामनाथ के द्वारा लिखे गए, और पाबू प्रकाश आसिया मोड जी के द्वारा लिखा गया। ये चारों पांचों चीजें आपको याद होनी चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये निश्चित तौर पर इस तरह का, या इसी तरह का नहीं, इन चारों में से भी आपका कोई ना कोई एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको अगले एग्जाम में देखते हुए मिलेगा। बिल्कुल पाबू जी से रिलेटेड सारी चीजें एक साथ आ गई हैं। पाबू जी आपको पता ही है, ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का 2 और चौथे का 1। तो डी इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर आपको इसमें देखने को मिलेगा। 69 फिर एक क्वेश्चन है, वो भी सुमेलित करना है, उसको भी याद रखिएगा। कान्हा व्यास, तो कान्हा व्यास के द्वारा क्या है आपको पता ही होगा, याद रखना आपको। कान्हा व्यास एक लिंगी महात्म्य कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया, इसको ध्यान रखिएगा। नाथा, नाथा के द्वारा वास्तु मंजरी लिखी गई, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अत्रि और महेश के द्वारा कीर्ति स्तंभ लिखा गया, तो गोविंद के द्वारा द्वार दीपिका लिखी। इसमें से 3 तो आपने ज्यादातर पढ़े होंगे, और अगर आपको 3 भी आते थे तो चौथा क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते थे। कान्हा व्यास एक लिंगी महातव्य, ये सभी ने लगभग स्टूडेंटों ने पढ़ा है। नाथा के द्वारा वास्तु मंजरी लिखा गया, ये भी सबने पढ़ा है। और अत्रि और महेश कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति जो लिखी है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो बस्ता कौन है? गोविंद, गोविंद के द्वारा द्वार दीपिका लिखी गई। तो ये आंसर याद रखिएगा आप। तो एक का आपको मिलेगा 2, दूसरे का 4, तीसरे का 1 और डी का 3rd। तो आपको इसमें ऑप्शन ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे इसमें से भी लगता है अगर उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा। इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में निश्चित तौर पर छपा हुआ आपको मिलेगा। मैं बिल्कुल बोल रहा हूं आपको। प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल गोमतेश्वर, हाँ गोतमेश्वर लिख दिया, गोमतेश्वर होता है। गोमतेश्वर से संबंधित असत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है, करते हैं। यह प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल अरनोद से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। यह पवित्र स्थल कांठल के हरिद्वार के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। यह वैशाख पूर्णिमा को गोतमेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है, यह भी सही है। माघ पूर्णिमा को किसका किया जाता है?
बेणेश्वर का, कौन सा? बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को और कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। तो बैसाख पूर्णिमा को गोमतेश्वर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लास्ट आते हैं, ये राजस्थान के राजसमंद जिले में पड़ता है, राजसमंद नहीं है। जब हमने अरनोद की बात करी थी तो अरनोद कहां पड़ता है? प्रतापगढ़ में। तो यहां पर राजसमंद नहीं होगा, क्या होगा? प्रतापगढ़ होगा। तो इसमें पूछा का असत्य, असत्य यही होगा, डी इसका आंसर होगा, असत्य आंसर यही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बोराट का पठार स्थित है, कौन सा? बोराट का पठार उदयपुर से डूंगरपुर के मध्य, उदयपुर से राजसमंद के मध्य, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा के मध्य। इस तरह का भी आपके एग्जाम कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता है। बोराट का पठार कहां स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, बोराट का पठार उदयपुर और राजसमंद के बीच में आपको देखने को मिलेगा, इसको याद रखिएगा। उदयपुर से राजसमंद के बीच में आपको बोराट का पठार देखने को मिलेगा। माही के मैदान की विशेषता नहीं है, माही के मैदान की विशेषता नहीं है, इसे वांगड़ का मैदान या छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, माही को एबीसी गंगा कहते हैं, ए बी और सी की गंगा कहते हैं। एबीसी का मतलब आदिवासी की गंगा, दूसरा बी अभी लिखा आपने ने देखो वांगड़ की गंगा, और सी कांठल की गंगा। तो ये बिल्कुल सही है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। यह राजस्थान के हाड़ौती के पठार का भाग है, हाड़ौती के पठार का भाग है। ये माही का मैदान का विस्तार बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में है। माही के मैदान में भूरी मिट्टी पाई जाती है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको 72 का आंसर देना है। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पास अच्छी जानकारी है तभी इस क्वेश्चन को आप दे पाओगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसे वांगड़ का मैदान या छप्पन के मैदान के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, माही नदी के मैदान को वांगड़ का मैदान या माही नदी के छप्पन के मैदान के रूप में निश्चित तौर पर जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यह राजस्थान के हाड़ौती के पठार का भाग है। माही का मैदान का विस्तार बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के अंदर नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। माही का मैदान, ठीक है, और माही के मैदान में भूरी मिट्टी पाई जाती है। इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर हाड़ौती के पठार का भाग है, बिल्कुल भाग नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। दोबारा से इसको देखते हैं, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। विशेषता नहीं है पूछा है, छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल इसको जाना जाता है साहब। यह राजस्थान के हाड़ौती के पठार का भाग है, हाड़ौती के पठार का भाग नहीं है, तो ये दूसरा ये ध्यान रखिएगा, 2 गलत हो गए, ठीक है। तीसरा, माही का मैदान का विस्तार बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में, बिल्कुल, क्यों? क्योंकि माही नदी बहती इस तरीके से है, तो आपको पता ही है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और डूंगरपुर और इसके कर्क रेखा, तो ये भी बिल्कुल इसका सही है। माही का मैदान भूरी मिट्टी पाई जाती है, नहीं, भूरी मिट्टी इसके मैदान की तरफ नहीं पाई जाती है। तो इसमें पूछा क्या है कि गलत कौन सा है, तो इसमें 2 और 4, इसका मतलब डी इसका आंसर गलत होगा। मैं पहले देख रहा था कि माही के मैदान के अंदर क्या विशेषताएं हैं, विशेषता नहीं है पूछा है, तो ये बिल्कुल सही है, हाड़ौती के पठार का भाग हो ही नहीं सकता। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ हाड़ौती का पठार कहते हैं। माही का मैदान का विस्तार, बिल्कुल, जब बांसवाड़ा से ये प्रवेश करेगी प्रतापगढ़ और ये डूंगरपुर होते हुए इसी के अंदर सोम, माही, जाखम नदियां आकर के मिलती हैं, तो इसका आंसर यही होगा। राजस्थान पृथ्वी किस क्षेत्र में, राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? ये पृथ्वी की बात करी थी हमने, और मैंने कहा था 2 तरह के गोलार्ध आपको पता होने चाहिए। एक तो आपको ये पता हो कौन सा, ये वाला ध्यान रखिएगा। एक तो देखिए इस तरह का ट्रांजैक्शन होता है, ये वाला, तो इसको हम कहते हैं उत्तर और इसको कहते हैं हम दक्षिण। 2 तरह के ध्रुव हो गए, 2 ध्रुव ये हो गए, कौन से? इसको देखिएगा, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। अब भारत की स्थिति यहां पर है, भारत यहां है, ध्यान रखिएगा। भारत कहां पर मिलेगा आपको? भारत यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये कौन सा हो गया? ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और दक्षिण, तो ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूर्व हो गई। इसने पूछा गया राजस्थान पृथ्वी पर किस क्षेत्र में स्थित है, तो मैंने कहा उत्तर और पूर्व ढूंढना है, उत्तर और पूर्व ढूंढना है, तो दक्षिण छोड़ दो। इसके अंदर
पश्चिम छोड़ दो, इसके अंदर दक्षिण छोड़ दो, तो बचा क्या? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कौन सा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये पूर्वी और ये उत्तरी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। दिशा पूछे तो उत्तर पूर्वी दिशा हो जाएगा। और उत्तर पूर्वी दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के विस्तार में कितना अंतर है? अब ये विस्तार आप जब ही निकाल सकते हो जब आपको पता हो। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण 826 और पश्चिम से पूर्व 869। तो 869 में से 826 आपको निकालनी है, तो आपको अंतर पता लग जाएगा 43। तो 43 इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अब ये आंकड़ा जब भी निकाल सकते हो जब आपके पास उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम आपको लंबाई पता होगी, तभी आप इस डेटा को दे पाओगे, नहीं तो एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन कहीं ना कहीं पैदा होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। सही उत्तर देना है। काला भरा डूंगर लूनी बेसिन की पश्चिमी सीमा बनाता है। सालीसर, जसूसर, मलसीसर शेखावटी प्रदेश में अवस्थित है। हनुमानगढ़ के निकट घग्गर नदी का तल नाली कहलाता है। बिल्कुल, हनुमानगढ़ के निकट स्थानीय भाषा में इसे नाली कहा जाता है। बग्गी का मैदान, बग्गी का मैदान के रूप में भी इसको जाना जाता है। पाट नदी या मृत नदी भी इसको जाना जाता है। सालीसर, जल्लूसर, मलसीसर शेखावटी में स्थित है। बिल्कुल। काला भूरा डूंगर लूनी के बेसिन पश्चिमी सीमा बनाता है। पश्चिम सीमा नहीं बनाता, ये पूर्वी सीमा बनाता है, ध्यान रखिएगा। ये आपकी अरावली, और अरावली के यहां से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है लूनी। तो यहां पर काला भूरा डूंगर आपको देखने को मिलेगा पाली में। किसमें? पाली के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो पाली का मतलब पूर्वी सीमा। कौन सी? पूर्वी सीमा में स्थित है। और इसमें क्या रखा? लूनी के बेसिन के पश्चिम में स्थित है। पश्चिम में नहीं, इसके पूर्व में स्थित है। तो ये इसका आंसर गलत होगा। तो बी और सी सही है, तो इसमें बी और सी, ए ऑप्शन इसका सही है। तो ये आपके फोर्थ पेपर के जितने भी क्वेश्चन थे उनका आंसर मैंने बता दिया है। ज्यादातरों के आपको आंसर आते होंगे, किसी के एक्सप्लेन करने की ज्यादा आवश्यकता थी नहीं। फिर भी किसी के अंदर अगर कोई जरूरत थी तो मैंने उसको डिटेल से इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।